यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 251। बीस्ट किंग सिटी। कई मिनट तक जोर जोर से शोर मचाने के बाद शहर की अनगिनत ऊंची इमारतें गिर गईं, लेकिन डेमी ह्यूमन को कोई फर्क नहीं पड़ा और वे एक के बाद एक खुशी से चिल्लाने लगे, क्योंकि एक इंसानी मार्शल किंग को सज़ा मिलने के मुकाबले ये ऊंची इमारतें कम ज़रूरी लग रही थीं। बर्बाद मलबे में पतला आदमी ज़मीन पर पड़ा था। न सिर्फ बुरी तरह पीटा गया था, बल्कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां भी टूटी हुई थीं और उसमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी। उसी समय पतले आदमी के आसपास कई डेमी ह्यूमन मार्शल किंग थे। छी! एक इंसानी मार्शल किंग ने सच में अकेले बीस्ट किंग सिटी में घुसने की हिम्मत की। सच में खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा था, एक बंदर जाति के मार्शल किंग ने थूका। कुछ हाईटेक हथियार लेकर उसने खुद को खुलेआम दिखाने की हिम्मत की। क्या मजाक है? एक भेड़ जाति के मार्शल किंग ने आगे बढ़कर उसे लात मारी। धत तेरे की, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन इंसानों से है जो हाईटेक हथियार खरीद सकते हैं। एक सूअर जैसा आदमी मार्शल किंग आगे बढ़ा और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। पतला आदमी रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। वह बीस्ट किंग सिटी में अकेला घुसा था, लेकिन उसने खुद को कब खुलकर दिखाया। और उसके पास जो हाईटेक हथियार थे उनका क्या? तुम गरीब हो और उन्हें खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम अमीरों से नफरत नहीं कर सकते। इस समय आसपास के डेमी ह्यूमन चर्चा करने लगे। अब हम क्या करें? यह इंसान एक मार्शल किंग है, चलो इसे मार ही डालते हैं। पिछली बार वह मिनोटॉर किंग को पकड़ सका था, कौन जानता है कि अगली बार वह किसे पकड़ेगा। हाँ सही है, उसे मार ही देना चाहिए। इस तरह का इंसान बहुत खतरनाक होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय वांधाव नियुकी के साथ आया। सब लोग प्लीज मेरी बात सुनो। पीड़ित वांधाव को आते देख सबने जानबूझकर बात करना बंद कर दिया। वे पीड़ित के विचार सुनना चाहते थे। असल में मुझे पर्सनली लगता है कि उसे मारना बहुत काम का नहीं है, वांधाव ने धीरे से कहा। जैसा कि सब जानते हैं, इंसानों की दुनिया में बहुत ज्यादा आबादी है। अगर 100 अरब लोगों में से एक मार्शल किंग भी आ जाए तो वे बहुत कम नहीं होंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी डेमी ह्यूमन ने सहमति में सिर हिलाया। इंसानों की दुनिया में एक मार्शल किंग को सिर्फ एक मिडिल लेवल कॉम्बैट फोर्स माना जा सकता है। सिर्फ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंचने पर ही कोई इंसान हाई लेवल कॉम्बैट फोर्स माना जा सकता है, जो इंसानों की दुनिया की एलीट बैकबोन से जुड़ा हो। तो जब तक कोई मार्शल किंग एम्परर बनने के लिए आखिरी कदम नहीं उठाता, तब तक वह इंसानों की दुनिया का ध्यान बिल्कुल नहीं खींचेगा। मारने या न मारने का असल में कोई असर नहीं होता। बच्चे, मैंने सुना है कि इस आदमी ने तुम्हें पकड़कर बत्तख बना दिया था और फिर मेहमानों के मनोरंजन के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मजबूर किया। भेड़ जाति के मार्शल किंग ने वांधाव को हमदर्दी से देखा। वांधाव की पलकें झपकीं। ये कमीना नियुकी, तुम सच में बकवास कर रहे हो? तुमने सच में उसकी इज्जत इस तरह बर्बाद करने की हिम्मत की? बंदर जाति के मार्शल किंग ने हाथ हिलाया और कहा, अब और मत पूछो। बच्चा बड़ी मुश्किल से इंसानों के चंगुल से छूटा है और अभी भी सदमे में है। इस तरह पूछना उसके जख्मों पर नमक छिड़कना है। सुअर जाति के मार्शल किंग ने बार बार सिर हिलाया। बच्चा बेगुनाह है और तुम्हें उसे भेदभाव वाली नजरों से नहीं देखना चाहिए। आखिर वह तैयार नहीं था। तीनों मार्शल किंग को बोलते देख आसपास के डेमी ह्यूमन ने सहमति में सिर हिलाया। इस बच्चे के लिए मुश्किल थी, उसे सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वह मजबूत और सेहतमंद था। इसका क्या किया जा सकता है? इंसानों की तरफ से और भी नाराज औरतें हैं और वे डेमी ह्यूमन को तभी पकड़ सकती हैं जब उन्हें संतुष्टि न मिले। ये इंसान सच में बहुत नफरत करने वाले हैं, उन्हें अच्छे से पकड़ लो। लेकिन वे मिनोटॉर की प्लास्टिक सर्जरी भी करके उन्हें इंसानों जैसा दिखाना चाहते हैं। सच में पागल। प्लास्टिक सर्जरी के बिना बिजनेस कहाँ से आएगा? ये भी सच है, इंसानों की सोच हमसे अलग है, उन्हें मिनोटॉर पसंद नहीं है। अफसोस, एक बिल्कुल अच्छा मजबूत मिनोटॉर असल में एक कमज़ोर इंसान बन गया। सच में पाप है। तुम कहते हो इंसान बनना एक बात है, लेकिन उसे इतना बदसूरत क्यों बनाया? तुम इंसानी सोच समझते हो? मुझे समझ नहीं आता, लेकिन उसे देखकर मुझे उल्टी आ रही है। अगर तुम नहीं समझते तो बकवास क्यों कर रहे हो? लेकिन सच कहूं तो मुझे भी उल्टी आ रही है। अपने आसपास की आहें सुनकर वांधाव का चेहरा और भी काला पड़ गया। इन बदसूरत डेमी ह्यूमन ने न सिर्फ उसकी बेइज्जती की, बल्कि उसकी खूबसूरती पर भी शक किया। जब वह जाएगा तो ये कर्ज उसे याद रखना होगा और चुकाना होगा। इस समय वह पतला आदमी कितना बोलना चाहता था और वांधाव की पहचान बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसे बुरी तरह पीटा गया था और उसका मुंह खराब हो गया था, वह बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था और बस चौड़ी आंखों से देख सकता था कि कैसे वांधाव उन बेवकूफ़ डेमी ह्यूमन के ग्रुप को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैल के सींगों की जोड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। सब लोग, इस आदमी ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया, मेरे सुंदर बैल के सिर को बर्बाद कर दिया। यह एक ऐसी नफरत है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसे मुझे सौंप दोगे ताकि मैं इससे निपट सकूं। कैसा रहेगा?
वांग हाओ ने जमीन पर पड़े पतले आदमी को नफरत भरी नजरों से देखा। ठीक है, यह इंसान तुम्हें सौंप दिया जाएगा। कुछ मार्शल राजाओं ने इस पर बात की और सीधे उस आदमी को वांग हाओ को दे दिया। नियुकी, इसे ले जाओ, हम वापस जा रहे हैं। वांग हाओ ने उंगलियां चटकाईं, नियुकी को पीछे आने का इशारा किया। डेमी ह्यूमंस के ग्रुप के तितर बितर होने के बाद एक बिल्डिंग पर एक बदलता हुआ रूप दिखाई दिया। ये वांग हाओ आखिर करना क्या चाहता है? बदलते हुए रूप ने मुंह बनाया। जब से वांग हाओ मिनोटॉस के साथ मिला है, वह टाइगर रेस को भड़का रहा है। अब टाइगर रेस ने खबर सुन ली है और अंदाजा है कि जल्द ही कोई हलचल होगी। और उनका अभी का स्पेसशिप टूट गया है। अगर उन्होंने टाइगर रेस को नाराज कर दिया तो बस भागना आसान नहीं होगा। छोड़ो, मैं अभी वांग हाओ की चिंता नहीं करूंगा। ये बच्चा बहुत चालाक है और खुद को खतरे में नहीं डालेगा। मैं वापस जाऊंगा और यंग मास्टर्स और दूसरों को पहले वांग हाओ से मिलवाऊंगा। बदलते हुए रूप ने सांस छोड़ी और जाने के लिए मुड़ा। अब जब ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप टूट गया है तो वे बीस्ट किंग स्टार पर फंस गए हैं। उनमें से कुछ के साथ डेमी ह्यूमन इलाके में स्पेसशिप लाने की कोशिश करना बेशक एक सपना है, लेकिन अगर पतला आदमी उनका पीछा करके यहाँ आ सकता है तो उसके पास स्पेसशिप जरूर होगी। जब तक वे उसे ढूंढ सकते हैं तब तक सब कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। ... सुप्रीम डक शॉप। एक कमरे में नियुकी ने अचानक होने वाली किसी भी घटना को रोकने के लिए पतले आदमी के शरीर में एक एक करके असली एनर्जी कीलें ठोक दी। राजा, अब उसे कोई खतरा नहीं है। नियुकी ईमानदारी से मुस्कुराए। वांग हाओ ने हाथ हिलाया। पहले तुम बाहर जाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। नियुकी ने सिर हिलाया और फिर कमरे से बाहर चली गई। नियुकी के जाने के बाद वांग हाओ ने रिकवरी पोशन की एक बोतल निकाली और पतले आदमी के होठों पर एक बूंद टपका दी जिससे वह बोल सका। वांग हाओ ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस याओटियन फेडरेशन परिवार से हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। पतले आदमी ने वांग हाओ को गुस्से से घूरा। अगर उसके शरीर में असली एनर्जी कीलें न लगी होती और उसके हाथ पैर न टूटे होते तो वह वांग हाओ को मार डालता। जब तुम में इतनी हिम्मत है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वांग हाओ ने निराशा में सिर हिलाया, फिर एक ऑटोमेटिक गन निकाली और पतले आदमी के सिर पर तान दी। रुको। पतला आदमी चौंक गया और बार बार कहने लगा, तुम्हारा एक साथी ली युनयांग हमारे हाथ लग गया है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वह भी नहीं बचेगा। ली युनयांग तुम्हारे हाथ लग गया। वांग हाओ की आंखें अचानक चमक उठीं। ये बच्चा अभी भी नहीं भागा, सच में स्वर्ग की आंखें होती हैं। हाँ, सही कहा, ली युनयांग को हमने पकड़ लिया था। अगर तुमने मुझे टॉर्चर करने की हिम्मत की तो ली युनयांग को भी वही सजा मिलेगी और उसका 10 गुना बदला चुकाना होगा। पतले आदमी ने गुस्से से धमकी दी। 10 गुना चुका दिया। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई। उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वांग हाओ की मुस्कान देखकर उस पतले आदमी को लगा कि वांग हाओ और ली युनयांग के बीच का रिश्ता बहुत अजीब लग रहा है। बीस्ट किंग सिटी के एक घर में मेन की गार्डन में बैठी थी, मुंह फुलाए, एक कांटा पकड़े हुए और अपनी प्लेट में रखे केक को जोर जोर से घोंप रही थी जैसे उसे बहुत नफरत हो। कजिन, क्या हुआ? शी फैंग हैरान होकर पास आया। मेन की चौंक गई, फिर बार बार सिर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी। सोच रही हूँ? शी फैंग ने हैरानी से पूछा, क्या यह उस बुल डेमन किंग के बारे में हो सकता है? मेन की ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। आज मैंने कुछ इंसानों को बुल डेमन किंग को मारने की कोशिश करते देखा और बुल डेमन किंग ने कहा कि उन्हीं इंसानों ने उसे शुरू में पकड़ा था। मैंने ये भी सुना है कि बुल डेमन किंग को इंसानों द्वारा पकड़ने के बाद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसे एक जिगोलो बनने के लिए मजबूर किया था, इसीलिए उन्होंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। बोलने के बाद मेनकी का सुंदर चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। उसे लगा कि आज उसने जितनी वल्गैरिटी देखी वह पक्का उसकी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसने जिगोलो बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाए। शी फैंग ने अपनी ठुड्डी खुजाई। ये वजह सच में पक्की थी, लेकिन ये सही नहीं था। अगर जिगोलो होने की वजह से उसकी बेशर्म और वल्गर सोच समझ में आती है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब उसने कमियां बताईं तो उसका शांत और शांत व्यवहार कैसा था? क्या वह भी जिगोलो होने से सीखा था? अगर ऐसा है तो वह जाकर एक दो चीजें सीखना भी चाहता था। ओह ठीक है कजिन, ये बुल डेमन किंग सच में बहुत बोल्ड है। मेनकी ने धीमी आवाज में कहा। उसने असल में 5 टाइगर मेन को पकड़ लिया और एक सुप्रीम जिगोलो हाउस खोला, टाइगर मेन को जिगोलो की तरह इस्तेमाल करके पैसे कमाए। क्या? शी फैंग हैरानी से बोला। उसे सच में शक हो रहा था कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। टाइगर ट्राइब बीस्ट किंग स्टार के 2 रॉयल ट्राइब्स में से एक था। अब ये बुल डेमन किंग टाइगर ट्राइब को भड़का रहा था। उसकी हिम्मत बहुत बड़ी थी। कजिन, तुम्हें क्या लगता है ये बुल डेमन किंग क्या करने की कोशिश कर रहा है? मेनकी ने हैरानी से पूछा। मुझे भी नहीं पता। शी फैंग ने अपना सिर हिलाया।
चाहे वह भेष में इंसान हो या नहीं, टाइगर ट्राइब को बिना किसी वजह के भड़काना पूरी तरह से मौत को बुलाना है। कौन समझ सकता है कि वह आगे क्या करने का प्लान बना रहा है? तो चलो इस मामले पर बात नहीं करते। मेंकी ने पूछा, क्या आज जब तुम उससे मिलने गए थे तो लान किंग ने कुछ कहा था? शी फैंग ने आह भरी, लान ट्राइब की छोटी राजकुमारी 2 दिन में 18 साल की हो जाएगी। लान किंग उसके लिए एक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी करने का प्लान बना रहा है और सभी बीस्ट ह्यूमन ट्राइब्स के राजाओं और यंग टैलेंट्स को इसमें शामिल होने के लिए बुलाना चाहता है। उसी समय लान किंग ने मुझे इस कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का ऑर्डर दिया। हम्फ, मेंकी ने नाक से कुड़ी। लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब सच में बहुत लालची हैं। वे न सिर्फ हर साल हमसे बहुत सारा पैसा लेते हैं, बल्कि हमारे साथ अपने नौकरों जैसा बर्ताव भी करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे फॉक्स ट्राइब को किसने बताया कि हम नेचुरली कमज़ोर हैं और इन मजबूत ट्राइब से नहीं लड़ सकते? शी फैंग ने आह भरी और मन ही मन वांग हाओ की बातें सोचने लगा। अगर टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब सच में लड़ने लगे तो उनका फॉक्स ट्राइब मिनोटोज की मदद से सच में तेज़ी से आगे बढ़ सकता था। लेकिन वे टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब के बीच नफरत कैसे भड़का सकते थे और उन्हें पूरी तरह से जंग शुरू करने पर कैसे मजबूर कर सकते थे? आखिरकार 2 बड़े शाही ट्राइब्स बेवकूफ़ नहीं थे और यूं ही जंग शुरू नहीं कर देते। कज़न, तुम सच में बुल डेमन किंग की बातों पर यकीन नहीं करते, ये सोचकर कि वह टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब के बीच जंग शुरू कर सकता है ना? मेंकी ने सोच में डूबे शी फैंग को देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। तुमने सही अंदाज़ा लगाया। शी फैंग मुस्कुराया, अगर मौका मिले तो बुल डेमन किंग से और बात करो। मुझे लगता है कि वह बहुत अनोखा है। उससे बात करो। मेंकी का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि अनजाने में उस बदमाश ने उसका 2 बार फ़ायदा उठाया था। मैं अब काम पर जाती हूँ। शी फैंग ने सांस छोड़ी और खुश हो गई, लॉयन ट्राइब की छोटी राजकुमारी के बड़े होने के समारोह की तैयारी पूरी करने के लिए। शी फैंग के जाने के बाद फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े एक सफ़ेद खरगोश उछलता कूदता हुआ मेंकी के पास आया। कितना प्यारा! मेंकी ने अपने सामने खरगोश को खुशी से देखा। वह न सिर्फ 2 पैरों पर चलता था, बल्कि उसने सफ़ेद सूट भी पहना हुआ था, बहुत ही जेंटलमैन जैसा, खासकर उसकी आंखें, जो जिंदादिल और एक्सप्रेसिव थीं। लिटिल वाइट ने मुंह बनाया, ये सोचते हुए, अगर ये 20 गाजर न होती तो ये बेबी बनी क्यूट नहीं लगती। बड़ी बहन, ये तुम्हारे लिए है। लिटिल वाइट ने फूल मेंकी को दिए। तुम बात कर सकती हो। मेंकी ने फूल ले लिए और भी हैरान। ये खरगोश सच में बहुत क्यूट, बहुत प्यारा था। लिटिल वाइट ने सिर हिलाया और धीरे से पूछा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेंकी ने धीरे से लिटिल वाइट को उठाया और उसे किस किए बिना नहीं रह सकी। लिटिल वाइट को बुरा लगा। 20 गाजर के लिए ये बेबी बनी सह लेगा। नहीं तो मैं पक्का मशीन गन निकालकर इस लोमड़ी पर स्प्रे कर दूंगी। तो क्या ये बेबी बनी तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता है? लिटिल वाइट ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और पूछा। मेंकी ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई, छोटी, तुम मुझे क्या देने का प्लान बना रही हो? अगर तुम्हें चाहिए तो पहले जवाब दो। लिटिल वाइट ने सीरियस होकर कहा। मेंकी के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। ठीक है, मुझे चाहिए। अब तुम मुझे बता सकती हो कि गिफ्ट क्या है? अगले ही सेकंड लिटिल वाइट मेंकी के हाथ से नीचे कूद गई और अपना पंजा हिलाया। गिफ्ट बहुत बड़ा है, बस इस बेबी बनी का पीछा करो और तुम्हें पता चल जाएगा। बोलने के बाद लिटिल वाइट तेजी से उछलती कूदती हवेली से बाहर निकल गई। छोटे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? मेंकी तेजी से पीछे पीछे गई। उसने पहली बार इस तरह का खरगोश देखा था, वह इसे कैसे भागने दे सकती थी? जल्द ही मेंकी लिटिल वाइट का पीछा करते हुए एक बहुत ही सुनसान ग्रोव में पहुंच गई। लेकिन जब मेंकी ने लिटिल वाइट को वांग हाओ के कंधे पर कूदते देखा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। तुम यहाँ क्यों हो? मेंकी ने वांग हाओ को ध्यान से देखा, इधर उधर देखा और आसपास कोई नहीं मिला, जिससे वह और भी घबरा गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बुल डेमन किंग उसके साथ कुछ ऐसा करने की सोच रहा हो जिसे बताया न जा सके? क्या लिटिल वाइट ने तुम्हें नहीं बताया था कि वह तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला है? वांग हाओ मुस्कुराए। मेंकी ने वांग हाओ को देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, जिस गिफ्ट के बारे में उस छोटी सी चीज़ ने बताया था, वह तुम नहीं हो, है ना? वांग हाओ ने सिर हिलाया। बहुत स्मार्ट, मैं वह गिफ्ट हूँ जो वह तुम्हें देना चाहता है। मुझे इस गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। मेंकी ने आंखें घुमाईं और जाने के लिए मुड़ी। वांग हाओ ने मेंकी का रास्ता रोक लिया। लिटिल वाइट ने तुमसे पूछा था कि क्या तुम इसे चाहती हो, और तुमने कहा था कि चाहती हो। क्या अपनी बात से पीछे हटना चाहती हो? मेंकी ने आह भरी, उसका चेहरा बेबसी से भरा था। मैं कहती हूँ, बुल डेमन किंग, अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो बस कह दो। इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ, ठीक है? और मैं
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मेंकी की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिमाग खाली हो गया। उसने देखा कि वांग हाओ ने उसे पकड़ लिया और फिर बिना कुछ कहे उसे जोर से किस कर दिया। और यह सीन कियू लेई और दूसरे लोगों ने देखा जो वांग हाओ को ढूंढने आए थे। कियान वानयांग और चेन याओ, दो छोटे भाई, वांग हाओ को तारीफ से देख रहे थे। ये बॉस सच में बहुत बढ़िया था। उसे झाओ यिलिंग को छोड़े हुए कुछ ही दिन हुए थे। उसने असल में फिर से एक चार्मिंग और अट्रैक्टिव फॉक्स वुमन के साथ हुकअप कर लिया था। लिंग जियाओ की आंखें जलन से भरी थीं, जैसा कि एक मास्टर लेवल के जूनियर भाई से उम्मीद थी। ये भी एक ज़बरदस्त किस था, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया, जबकि वांग हाओ हमेशा पहल करता रहा। हे भगवान, यह क्या सिचुएशन है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है। शिया वेईवेई, ले जुवान और जू कियानकिन, तीनों लड़कियां शर्मा गईं और धीरे से गालियां देने लगीं। जैसा कि उम्मीद थी, वह एक बेशर्म और बदतमीज बदमाश था। वह जहां भी जाता था औरतों के साथ हुकअप करना नहीं भूलता था। जवानी सच में बहुत अच्छी होती है। कियू लेई आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया और अपने बर्बाद हुए 5 सालों का अफसोस करने लगा। बाई बियान हैरान रह गया। उसने बस एक मैसेज देने के लिए वापस गया, लेकिन इतने कम समय में वांग हाओ ने लोमड़ी लड़की को पहले ही जीत लिया था। उसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं था। बेचारा वह एक मार्शल एम्पर एक्सपर्ट, फिर भी एक कुंवारा कुत्ता था। तुम जब वांग हाओ ने मेंकी को छोड़ा तो छोटी लोमड़ी का सुंदर चेहरा इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि उससे खून बहने वाला है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके साथ बहुत गलत हुआ था। वांग हाओ ने अपनी बाहों में शर्मीली मेंकी को देखा और हंसते हुए पूछा, मेरी किसिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, है ना? ये सुनकर मेंकी को अपने शरीर पर कमजोरी की लहर महसूस हुई। जब वांग हाओ अभी उसे किस कर रहा था तो उसने असल में अपनी जीभ का इस्तेमाल किया था। उस भूनती हुई सनसनी ने उसे विरोध करने की सारी ताकत खो दी, जिससे वह कमजोर महसूस करने लगी और पूरे शरीर में गर्मी थी। वांग हाओ ने महसूस किया कि छोटी लोमड़ी का शरीर नर्म पड़ गया है और वह इस मौके का फायदा उठाकर उस पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार हो गया। खांसी, खांसी। अचानक पास से खांसी की आवाज़ें आने लगीं। वांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि कियू लेई और दूसरे लोग पास में ही खड़े थे। ऐसे लग रहे थे जैसे वे अब और नहीं देख सकते। ये लोग सच में गलत समय पर आए हैं, वांग हाओ बुदबुदाया। मेंकी को होश आया। जब उसने कियू लेई और दूसरे इंसानों को देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम इंसान हो। वांग हाओ ने मेंकी की तरफ देखा, क्या तुमने पहले ही अंदाज़ा नहीं लगा लिया था कि मैं मिनोटॉर नहीं हूँ? मेंकी ने वांग हाओ को धक्का दिया और सावधान हो गई, तुमने मुझे बीस्ट किंग सिटी से क्यों धोखे से निकाला? तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें पूरी तरह से पाने के लिए अंदर से बाहर तक, वांग हाओ ने सीरियसली कहा, मेंकी को देखते हुए बिना अपने बुरे ख्यालों को छिपाने की कोई कोशिश किए। मेंकी तुरंत घबरा गई, जोर से शर्मा गई और महसूस किया कि उसका शरीर और भी गर्म होता जा रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना खुलकर, इतने खुलेआम उसके लिए अपना प्यार दिखाएगा। और उस गुस्से वाली नज़र ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे एक छोटा मेमना किसी बड़े बुरे भेड़िए से भिड़ गया हो। उसका दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था जैसे उसे किसी भी पल कोई खा सकता है। लिंग जियाओ, कियान वानयांग और चेन याओ, तीनों लड़कों ने ये सीन देखा और लड़कियों को पटाने का वह आखिरी राज जो वांग हाओ ने दावत में बताया था, अनायास ही उनके दिमाग में आ गया। बेशर्म, बेशर्म, बेशर्म। शुरू में उन्हें कुछ शक था कि क्या यही आखिरी राज है, लेकिन जब वांग हाओ ने इसे कई बार दिखाया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह बिल्कुल आखिरी राज था। सीक्रेट। चाहे वह इतना बेशर्म होना हो कि कहे कि उसे रखेल बनना पसंद है, औरतों को वांग हाओ पर डिपेंडेंट महसूस कराना हो, या इतना बदमाश होना हो कि किसी लड़की को ज़बरदस्ती किस करे और अपनी ज़बान का इस्तेमाल करे जिससे औरतें शर्मा जाएं और उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएं। इस तरह नरमी और सख्ती के बीच आज़ादी से बदलना कुछ ऐसा था जो अपनी इज्जत की परवाह करने वाले लोग कभी नहीं कर पाएंगे। और अच्छी लड़कियों ने कभी इस तरह की सिचुएशन का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे निश्चित रूप से कुछ समय के लिए रिएक्ट नहीं कर पाएंगी, जिससे इस बदमाश को फ़ायदा उठाने और बहुत सारे फ़ायदे उठाने का मौका मिल गया। आखिर में लगातार पीछा करने और बहुत ज़्यादा बेशर्मी पर भरोसा करके सबसे शर्मीली लड़कियां भी उसके चंगुल में आ जाती थीं। बेशक सबसे ज़रूरी बात यह समझना था कि वह किस तरह की लड़की है और यह जानना था कि कब नरमी दिखानी है और कब सख्त, नहीं तो नतीजा निश्चित रूप से बदमाश कहकर पीटा जाना होगा। खांसी, खांसी। वांग हाओ, क्या हम पहले सीरियस बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं? कियू लेई सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या इस छोटे लड़के को नहीं पता था कि जेल से अभी अभी छूटे आदमी के सामने प्यार दिखाना एक बहुत बड़ा जुर्म है? जब मैं उनसे सीरियस बिजनेस के बारे में बात कर लूँगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, वांग हाओ ने प्यार से कहा, मेंकी को ऐसे देखते हुए जैसे उसकी नज़रों में सिर्फ वही हो। मेंकी को लगा जैसे वह उस नज़र के नीचे पिघल रही है, उसका शरीर नर्म पड़ रहा है और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी ऐसी चीज़ में गिरने वाली है जिससे वह खुद को निकाल नहीं पाएगी।
उसका नाम वांग हाओ है। मेंकी ने वांग हाओ की पीठ की तरफ देखा, उसका दिल बहुत उलझन में था। इंसानों और जानवरों में कभी न मिटने वाली नफरत होती है, लेकिन वांग हाओ ने उसे जो एहसास दिया उसने उसे बहुत ज़्यादा दीवाना बना दिया। साथ ही उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसके लिए इतना अचानक, इतना गहरा और इतना उथल पुथल वाला प्यार दिखाएगा। वांग हाओ, क्या ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन के उस मार्शल किंग ने बताया कि उसका स्पेसशिप कहाँ पार्क किया गया था? कियू लेई ने पूछा। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि वह अब तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। वांग हाओ ने कंधे उचकाए। उस पतले आदमी को टॉर्चर करने के बाद उसने उसे 10 गुना सजा देखने के लिए छोड़ दिया। वह जवाब नहीं दे सकता, तुमने उसे मार डाला। सब लोग हैरानी से बोले। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और मासूमियत से कहा, तुम सब जानते हो कि मैंने हमेशा बुराई का बदला दया से दिया है और मेरा दिल अच्छा है। मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? तो मैंने उसे जाने दिया। तुमने उसे जाने दिया। सब लोग हैरानी से चिल्लाए, पूरी तरह हैरान। उन्हें अब बिल्कुल समझ नहीं आया। वांग हाओ जैसा कोई अच्छे दिल वाला और बुराई का जवाब दया से दे रहा है। जब उसने जेल प्लैनेट पर बमबारी की तो क्या उसने नतीजों के बारे में सोचा था? क्या उसे पता था कि इसकी वजह से कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे? अब कोई ऐसा जो वांग हाओ को मारना चाहता था लेकिन उसने असल में उसे जाने दिया। कोई इस पर कैसे यकीन कर सकता है? वांग हाओ ने बेबसी से आह भरी और कहा, उसने कहा कि ली युनयान को उन्होंने पकड़ लिया है और अगर मैंने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो ली युनयान को पक्का 10 गुना सज़ा मिलेगी। और मैंने सोचा कि अगर ली युनयान को कुछ हो गया तो स्काईफायर कंपनी पक्का बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए स्काईफायर कंपनी के सेकंड इन कमांड के तौर पर मैं उसे जाने ही दे सकता था। कियू लेई ने वांग हाओ को शुक्रगुजार नज़र से देखा, अच्छा आदमी। वह भी अभी स्काईफायर कंपनी का शेयर होल्डर बना था और तुरंत कंपनी के बारे में सोचने लगा। लेजुवान ने वांग हाओ को शक भरी नज़रों से देखा। वांग हाओ के बारे में उसकी समझ के हिसाब से अगर लोग उसे उकसाते भी नहीं थे तो भी वह जाकर उन्हें चैलेंज करता था। अब कोई उसे मारना चाहता था। उसने सच में उसे जाने दिया। क्या ये साइंटिफिक था? क्या तुमने कुछ और नहीं किया? लेजुवान ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया, मैंने कुछ और नहीं किया। और यह पक्का करने के लिए कि ली युनयान को वहाँ कोई तकलीफ न हो, मैंने ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन के इस मार्शल किंग की खास मेहमाननवाजी भी की। तुमने उसकी मेहमाननवाजी कैसे की? जू कियानकिन पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। वांग हाओ ने सीरियसली कहा, होस्ट के तौर पर अपनी मेहमाननवाजी दिखाने के लिए मैंने सुप्रीम डक शॉप 5 टाइगर जनरल से सबसे अच्छी सर्विस मंगवाई जिससे वह पक्का खुश हो जाएगा। फफ्ट। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया सबका गला रुंध गया। वह बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं था, वह तो साफ तौर पर टॉर्चर था। और खुश, अपनी बहन को खुश किया। क्या कोई आदमी इस तरह की सर्विस से खुश होगा? तुम तो बस ली युनयान को 10 गुना सजा पाते देखना चाहते थे, है ना? कियू लेई वहीं जम गया। सच में वांग हाओ पर जोर से चिल्लाना चाहता था, भाई, हमारे कियू परिवार को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें इतना बेरहम क्यों होना है? यह मिलिट्री को हमारे दरवाजे पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। उसी समय कियू लेई को भी लगा कि जब वे इंटरस्टेलर फेडरेशन में वापस आएंगे तभी असली मुसीबत शुरू होगी। कम से कम वांग हाओ इस मुसीबत खड़ी करने वाले के होते हुए दुनिया शांत नहीं हो पाएगी। तुम आगे क्या करने का प्लान बना रहे हो? लेजुवान ने गहरी सांस ली और बात बदल दी। लान और टाइगर ट्राइब्स के बीच जंग भड़काना, वांग हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लान और टाइगर ट्राइब्स के बीच जंग क्यों भड़काना? सब लोग कंफ्यूज्ड लग रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इन दो शाही ट्राइब्स के बीच जंग का क्या मतलब है। वांग हाओ पीछे मुड़ा और मेंकी को प्यार से देखते हुए प्यार से कहा, टाइगर और लान ट्राइब्स फॉक्स ट्राइब को धमकाते हैं, इसलिए मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि एक सुंदरी के लिए गुस्सा होने का क्या मतलब होता है। ये सुनकर मेंकी की हार्ट रेट फिर से तेज हो गई। एक पल के लिए गुस्सा खूबसूरती। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो कुछ भी किया वह उसके लिए था? भले ही उसे टाइगर और लान ट्राइब्स का सामना करना पड़े, वह उसके लिए लड़ने को तैयार था। इस पल मेंकी ने खुद को पूरी तरह खोया हुआ पाया। उसे लगा कि यह बुरा आदमी बस उसका दुश्मन था, उसकी हर बात लगातार उसके दिल को झकझोर रही थी। लेजुवान, जिया वेईवेई और जू कियानकिन तीनों लड़कियां बहुत नफरत से देख रही थीं। अगर वांग हाओ कहता कि वह किसी सुंदरी पर गुस्सा है तो वे कहती थीं कि वे कभी यकीन नहीं करेंगी। लेकिन अगर वह कहता कि वांग हाओ पैसे के लिए गुस्सा है और सभी जीवों को मार डालेगा तो वे पूरे दिल से मान जाती। क्योंकि वांग हाओ खुद एक चालाक व्यापारी था जिसे पैसे से अपनी जान जितनी ही प्यार था और जब तक उसे औरतें चाहिए थीं उसे उनकी कमी कभी नहीं होगी। जहां तक इस खूबसूरत लोमड़ी लड़की की बात है, वह वांग हाओ की शारीरिक इच्छाओं का शिकार थी लेकिन उसकी भावनात्मक इच्छाओं का नहीं। बीस्ट किंग सिटी, एक छोटा सा जंगल। मेंकी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी, उसका सुंदर चेहरा लाल था। वांग हाओ मेंकी की लंबी टांगों पर लेटा हुआ था, उसकी रोएदार लोमड़ी की पूंछ से खेल रहा था।
कियूलेई और बाकी लोग तो पहले ही जा चुके थे। वे खुशी से भरे हुए आए थे, ये सोचकर कि वे बीस्ट किंग स्टार को छोड़कर इंटरस्टेलर फेडरेशन में वापस जा सकते हैं। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वांग हाओ ने उस आदमी को जाने दिया, और हैरानी की बात यह थी कि ली यूनयांग ने 10 गुना ज़्यादा बदला चुकाया। उन्होंने कहा कि वे सच में नतीजों की परवाह किए बिना एक्साइटमेंट देखने के इस शौक को समझ नहीं पा रहे थे। जल्दी उठो, मुझे घर जाना है, मेंकी ने लाल चेहरे के साथ कहा, वांग हाओ का सिर हिलाने की कोशिश करते हुए, और साथ ही वांग हाओ के हाथ से अपनी पूंछ वापस छीन ली। मैं तुम्हारे लिए शेर और बाघ कबीलों से लड़ने को तैयार हूँ, क्या तुम मुझे प्यार का थोड़ा हौसला नहीं दे सकते? वांग हाओ ने मेंकी के शर्मीले और प्यारे रूप को देखा और इस छोटी लोमड़ी को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें प्यार का कोई हौसला कौन देना चाहता है? बकवास मत करो। मेंकी हॉट रेट तेज हो गई। हर बार जब वह वांग हाओ को ऐसे बुरे शब्द कहते सुनती तो उसे अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होती, जैसे अगले ही पल उसे खा लिया जाएगा। क्या ऐसा है? वांग हाओ ने निराशा में अपना सिर हिलाया, अगर तुम नहीं दोगे तो भूल जाओ। बेहतर होगा कि मैं पहले एक झपकी ले लूं। तुम, मेंकी ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा, लेकिन आखिर में वह बस अपना सिर नीचे करके धीरे से उसके माथे पर चूम सकी। क्या तुम अब उठ सकते हो? मेंकी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आवाज़ और भी कांपने लगी। ठीक है, मैं आज तुम्हें जाने दूंगा। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े और वह उठ बैठा। मेंकी जल्दी से उठी और भाग गई। उसे लगा जैसे वह आज सपना देख रही हो, और उसका दिमाग अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड था। जब वांग हाओ ने ज़बरदस्ती उसका पहला किस छीन लिया तो शुरुआती शर्म और गुस्से से लेकर बाद में तुम्हें पूरी तरह से अंदर से बाहर तक पाने के ऐलान तक, और फिर खूबसूरती के लिए गुस्सा करने के वादे तक, उसे पता था कि वह पूरी तरह से डूब चुकी है। भले ही इंसानों और डेमी ह्यूमन के बीच एक गहरी नफरत थी, उसने पाया कि वह पहले से ही उसमें बुरी तरह फंस रही थी। लिटिल वाइट वांग हाओ के कंधे पर कूद गया और अपना छोटा सा रोएंदार पंजा आगे बढ़ाया। मैंने पहले ही लड़की के साथ डेट अरेंज करने में तुम्हारी मदद की है। मेरी गाजर कहाँ है, बेबी रैबिट? ये लो। वांग हाओ ने तुरंत 20 गाजर निकाली और लिटिल वाइट को दे दी। गाजर। लिटिल वाइट ने खुशी खुशी गाजर को उसके डायमेंशनल स्पेस में रखा और फिर याद दिलाया, बेबी रैबिट तुम्हें याद दिलाता है, इस लोमड़ी लड़की से पंगा लेना आसान नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा। पंगा लेना आसान नहीं है। वांग हाओ ने उत्सुकता से लिटिल वाइट को देखा। इस लोमड़ी लड़की पर बेबी रैबिट को एक डरावनी एनर्जी महसूस होती है, जैसे ही यह फटती है। लिटिल वाइट ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, ये पक्का कियूलिंगहान नाम के उस मार्शल सेंट से ज़्यादा ताकतवर है। कियूलिंगहान से भी ज़्यादा ताकतवर। वांग हाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेंकी की कोई ऐसी पहचान हो जिसे बताया न जा सके? लिटिल वाइट ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। पवित्र जानवर की टेक्निक जो बेबी रैबिट सीखता है, वह इस लोमड़ी लड़की के अंदर की डरावनी एनर्जी को साफ महसूस कर सकती है। ऐसा लगता है जैसे वह उसकी रक्षा कर रही हो। वैसे भी ये बहुत डरावनी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उस एनर्जी को छूने की कोशिश मत करना। छोड़ो भी, कौन सी एनर्जी मायने रखती है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वांग हाओ ने इन बातों के बारे में सोचे बिना अपना सिर हिलाया। उसे सोचना था कि इस छोटी लोमड़ी को उसके साथ गहरी बातचीत के लिए कैसे राजी किया जाए। गड़गड़ाहट। तभी बीस्ट किंग सिटी में दहाड़ें गूंजने लगीं। ये दिशा है। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं और तेजी से धमाके वाली जगह की तरफ भागा। वह दिशा सुप्रीम डक रेस्टोरेंट की थी, और बीस्ट किंग सिटी में इतनी बेशर्मी से हमला करने की हिम्मत करने वाले जरूर टाइगर कबीले के लोग होंगे। जब वांग हाओ सुप्रीम डक रेस्टोरेंट पहुंचा तो मिनोटॉर का एक ग्रुप 3 उदास चेहरे वाले टाइगर लोगों का सामना कर रहा था, और ये टाइगर लोग डरावनी आभा फैला रहे थे। ये आम टाइगर लोग नहीं हैं। वांग हाओ की भौहें तन गईं। इन 3 टाइगर लोगों की पहचान निश्चित रूप से आम नहीं थी, खासकर बीच वाला। हालांकि वह सिर्फ 9वें लेवल पर था। मार्शल मास्टर की साधना में उसका ऑरा उसी लेवल के दूसरे टाइगर लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत था। इस समय तीनों टाइगर लोगों ने भी वांग हाओ को देखा। जब उन्होंने वांग हाओ के सिर पर बैल के सींग देखे तो उनके चेहरे पर और भी उदासी छा गई। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिनोटॉर कबीले के पास यह नया राजा था, इसलिए उन्होंने अपने टाइगर लोगों को इस तरह बेइज्जत करने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को बचपन से ही पकड़कर इंसानों की दुनिया में ले जाया गया था, और उसे अभी भी नहीं पता था कि डेमी ह्यूमन दुनिया में कौन हुकूमत करता है। राजा, तुम वापस आ गए। जब नियुकी और दूसरे मिनोटॉर ने वांग हाओ को वापस आते देखा तो उन सभी ने उसकी रक्षा की। इन 3 टाइगर लोगों का बैकग्राउंड क्या है? वांग हाओ ने पूछा। नियुकी ने धीमी आवाज में कहा, बीच में जो टाइगर आदमी है वह टाइगर कबीले का युवा कबीला सरदार हुतियान है। उसके बगल में जो 2 टाइगर लोग हैं वे उसके गार्ड हैं। उनकी सारी साधना मार्शल सॉवरेन के 8वें लेवल पर पहुंच गई है, और उनसे निपटना खास तौर पर मुश्किल है। हुतियान, युवा ट्राइबल चीफ।
वांग हाओ ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गया है। आसपास के डेमी ह्यूमन जो देख रहे थे वे सब पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने ये सीन बड़े इंटरेस्ट से देखा। मिनोटॉर्स का राजा बनाम टाइगर ट्राइब का युवा ट्राइबल चीफ, ऐसा शानदार सीन आम नहीं था। मिनोटॉर्स के बेवकूफ़ होने की खातिर तुम सुसाइड कर सकते हो, और मैं गारंटी देता हूं कि दूसरे मिनोटॉर्स का पीछा नहीं करूंगा। हुतियान ने वांग हाओ की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले पूरी जगह तुरंत शोरगुल से भर गई। ये हुतियान असल में चाहता है कि मिनोटॉर्स का राजा सुसाइड कर ले, कितना घमंडी है। इसके बारे में क्या किया जा सकता है? मिनोटॉर कितने भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वे टाइगर लोगों से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं? ये डीमन किंग नियू सच में बहुत बुरा है। वह आखिरकार इंसानों से बच निकला, लेकिन अब उसे सुसाइड करना पड़ रहा है। वह किसे दोष दे सकता है? किसने उसे खुद को ज़्यादा आंकने और टाइगर ट्राइब को चैलेंज करने के लिए कहा? टाइगर ट्राइब का रौबदार नेचर तो सबको पता है। क्या तुम्हें लगता है कि टाइगर ट्राइब उन डेमी ह्यूमन को जाने देगा जिनमें टाइगर ट्राइब के जीन्स हैं? क्या होगा अगर वे नहीं जाने देते? पहले और बाद में 1 दर्जन से ज़्यादा रेस अंदर गई थीं। टाइगर ट्राइब ताकतवर है, लेकिन क्या वे एक साथ 1 दर्जन से ज़्यादा रेस से लड़ सकते हैं? हाँ, सही है, अगर 1 या 2 होते तो टाइगर ट्राइब ज़रूर फौज भेजता, लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा रेस होने की वजह से टाइगर ट्राइब उन्हें उकसाने का रिस्क नहीं उठा सकता। वे उन्हें उकसा सकते हैं या नहीं, पहले देखते हैं कि यह डीमन किंग नियू क्या चुनता है। वांग हाओ ने अपना सिर उठाया, बिना हड़बड़ी के कदम आगे बढ़ाए, और मजाक उड़ाया। तुम टाइगर लोग सच में बहुत ज़्यादा खुद को बहुत अहमियत देते हो। 3 लोग सच में मेरे इलाके में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले वांग हाओ ने 1 कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर तेंदुए की तरह चमक उठा। क्या? हुतियान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि कोई डेमी ह्यूमन उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। हिम्मत? हुतियान के 2 गार्ड गुस्से में थे। हुतियान पर उनकी नाक के नीचे हमला करके क्या वे उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे मर चुके हों? हमला करो! ये देखकर नियुकी ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। अपने बड़े हाथ के एक इशारे से मिनोटॉर का एक झुंड आगे बढ़ा और 2 टाइगर लोगों के साथ जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। खुद को ज़्यादा समझ रहे हो? हुतियान ने धीरे से अपना सिर उठाया, वांग हाओ को देखा जो उससे बस कुछ मीटर दूर था। उसके खूंखार चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। धमाका! अगले ही सेकंड दोनों बहुत ही भयानक तरीके से टकरा गए। ये सीन देखकर वहां मौजूद सभी डेमी ह्यूमन हैरान रह गए। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि वांग हाओ हुतियान से लड़ने के लिए इतना मजबूत तरीका अपनाएगा। क्या उसे नहीं पता था कि उसकी कल्टीवेशन हुतियान से कम थी और टाइगर लोगों के जन्मजात गुण मिनोटॉर से ज़्यादा मजबूत थे? 8वें लेवल का एक मार्शल आर्टिस्ट, और वह मुझसे आमने सामने लड़ना चाहता है। हुतियान की आंखों में नफरत की एक झलक दिखी। वह टाइगर क्लैन का युवा क्लैन लीडर था, एक जाना माना सुपर जीनियस जो अपने लेवल से ऊपर वालों को पानी पीने जितनी आसानी से चैलेंज कर सकता था। अब एक मिनोटॉर जिसकी कल्टीवेशन उससे 1 लेवल नीचे थी, असल में उससे आमने सामने लड़ना चाहता था। सच में वह खुद को बहुत ज़्यादा समझ रहा था। बस लड़ो, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? वांग हाओ ने मुंह बनाया। तुम मौत को बुला रहे हो? हुतियान के मुंह के कोने पर बनी हंसी और चौड़ी हो गई। उसके अंदर से एक धीमी आवाज़ उठी और तुरंत एक बहुत ही शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। जिस स्पीड से वह तुरंत आगे बढ़ा वह बहुत तेज हो गई और एक बहुत ही भयानक हमला हुआ, जैसे कोई खूंखार बाघ पहाड़ से उतर रहा हो। धमाका! अगले ही सेकंड एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, जिसके साथ हड्डियों के टूटने जैसी आवाज़ भी थी। अनगिनत हैरानी के नीचे देखते ही देखते हुतियान का शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया, जैसे किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो। हालांकि वांग हाओ पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा, लेकिन अगले ही सेकंड वांग हाओ का शरीर अपनी असली जगह से गायब हो गया, और जब वह दोबारा दिखा तो वह पहले से ही हुतियान के सामने था। फिर हुतियान की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे एक घुटने का वार बेरहमी से उसके पेट में लगा। पहाड़ों को चकनाचूर करने वाले उस घुटने के वार को देखकर आसपास के जानवर जो देख रहे थे हैरान रह गए। क्या यह मजाक था? एक मिनोटॉर ने असल में टाइगर क्लैन के युवा क्लैन लीडर को हरा दिया जो उससे 1 लेवल ऊपर था, और सिर्फ एक ही चाल में। एक पल बाद पूरा सीन तुरंत भड़क गया। एक मिनोटॉर ने अपने लेवल से ऊपर वाले को चैलेंज किया। यह क्या बकवास है? क्या टाइगर क्लैन असल में मिनोटॉर से ज़्यादा ताकतवर नहीं है? वह एक ही चाल में क्यों हार गया? एक ही चाल में हारना एक बात है, लेकिन उसकी साधना हुतियान से साफ तौर पर 1 लेवल नीचे है। यह एक ओवर लेवल चैलेंज है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिनोटॉर सच में ऊपर उठने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है ये ऑक्स डेमन किंग दूसरे मिनोटॉर से अलग है। वह बहुत स्मार्ट लगता है। अगर मिनोटॉर का सच में कोई ऐसा लीडर है जो बेवकूफ़ नहीं है, तो मिनोटॉर की बढ़त को कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये सही है, मिनोटॉर बस बिना दिमाग के हैं, लेकिन उनकी लड़ने की ताकत सबके सामने साफ है।
बीस्ट किंग प्लैनेट पर मिनोटॉर की अपनी लड़ने की ताकत को पक्का टॉप 10 में जगह मिल सकती है। ये टॉप 10 तभी है जब मिनोटॉर को ठीक से खाना नहीं मिलता। अगर मिनोटॉर को अच्छा खाना दिया जाए तो उनकी लड़ने की ताकत पक्का टॉप 3 में आ सकती है। तुम्हारा मतलब है मिनोटॉर टाइगर क्लैन या लान क्लैन से कम नहीं है। भले ही मिनोटॉर के पैदाइशी हालात टाइगर क्लैन या लान क्लैन जितने अच्छे न हो, अपनी बेस्ट काबिलियत से वे पूरी तरह से अंतर को कम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बीस्ट किंग प्लैनेट पर कुछ बड़ा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यंग क्लैन लीडर। बाकी 2 टाइगर मैन बेचैन थे, जल्दी से हुतियान की मदद के लिए आना चाहते थे। हालांकि नियुकी और उसके साथियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने दोनों टाइगर मैन को इतनी कसकर घेर लिया कि हवा भी नहीं जा सकती थी और जल्द ही कमजोरियां सामने आ गईं। हाँ, अब देखते हैं तुम दोनों कहाँ भाग सकते हो। नियुकी जोर से हंसी और एक टाइगर मैन के मुंह पर मुक्का मारा। डरावनी ताकत ने उसे दबा दिया। हवा में फुसफुसाहट की आवाज आई। तुम मिनोटॉर जाति मौत मांग रही हो। हुतियान ने अपना पेट पकड़ लिया, उसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ गया था। आज तक उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह सच में किसी मिनोटॉर से हार गया था, और इसके अलावा उसे अपने लेवल से ऊपर के किसी मिनोटॉर ने चुनौती दी थी। वांग हाओ ने मुंह बनाया, फिर अपना पैर उठाया और हुतियान को फिर से जमीन पर लात मारी। फिर उसने हुतियान के बाघ के सिर पर पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मिनोटॉर जाति अब पहले जैसी मिनोटॉर जाति नहीं रही, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना राजा बना लिया है। याद रखना, मेरा नाम ऑक्स डेमन किंग है। हुतियान गुस्से में था। इस मिनोटॉर ने सच में उसे बेइज्जत करने के लिए उसके टाइगर के सिर पर पैर रखने की हिम्मत की। तुम वांग हाओ ने जोर से पैर पटका, जिससे हुतियान दर्द से चिल्ला उठा। दहाड़ दहाड़ दहाड़। वहां मौजूद मिनोटॉर पहले ही 2 टाइगर मैन से निपट चुके थे। फिर वे आसमान की ओर दहाड़े, मानो इतने लंबे समय से अपने दिल में जमा सारा गुस्सा निकालना चाहते हों। ये देखकर आसपास के बीस्टमैन के हाव भाव एकदम बदल गए। वे पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते थे कि बीस्ट किंग प्लैनेट पर कुछ बड़ा होने वाला है। पहले मिनोटॉर बिना दिमाग के और खास तौर पर वफादार होते थे, इसलिए वे इन 2 बातों का फायदा उठाकर मिनोटॉर को धोखा दे सकते थे, जिससे वे गुस्सा हो जाते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें अपने ही भाइयों को परेशानी में डालने का डर था। लेकिन अब इस ऑक्स डेमन किंग ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसने तुरंत टाइगर क्लैन को बेइज्जत कर दिया, बलिदान की पूरी तरह से अनदेखी और टाइगर कबीले के साथ युद्ध के लिए तैयार होना। अगर मिनोटॉर अब बलिदान से नहीं डरते तो कोई भी उनका फायदा नहीं उठा पाता। इसके अलावा उनके राजा को पहली नज़र में ही ऐसा लग रहा था कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तभी अचानक एक बूढ़ी आवाज़ सुनाई दी, क्या ऐसा है? इस बूढ़े आदमी की राय में मिनोटॉर हमेशा वही मिनोटॉर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक टाइगर मैन ताकतवर, रौबदार कदमों से चल रहा है। उसकी साधना मार्शल किंग के 9वें लेवल तक पहुंच गई थी, जिससे साफ पता चलता था कि वह टाइगर कबीले का सबसे बड़ा लड़ाका था। महान बुजुर्ग, मुझे बचाओ। वांग हाओ के पैरों तले कुचला हुआ हुतियान बार बार मदद के लिए पुकार रहा था। टाइगर कबीले के महान बुजुर्ग का चेहरा उदास था। ऑक्स डेमन किंग, ये बूढ़ा आदमी आपको ऑफिशियली बताता है कि क्योंकि आपने हमारे टाइगर कबीले को बेइज्जत किया है, इसलिए हम टाइगर कबीले ने मिनोटॉर जाति पर जंग का ऐलान करने का फैसला किया है। क्या आपको लगता है कि मैं आसानी से डर जाता हूँ? वांग हाओ ने मजाक उड़ाया, फिर जोर से कहा, मिनोटॉर जाति के भाइयों, दुनिया को जोर से बताओ, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगाने और टाइगर कबीले से जंग करने को तैयार हो? ऑक्स डेमन राजा, बैल दानव राजा, बैल दानव राजा। नियुकी और मिनोटॉर के ग्रुप ने जोर से चिल्लाया, उनकी आवाज़ आसमान हिला रही थी और पूरे बीस्ट किंग सिटी में गूंज रही थी। टाइगर क्लैन के बड़े बुजुर्ग के हाव भाव एकदम बदल गए और उसकी आंखों में जान से मारने का इरादा चमक उठा। उसने अब भी इस ऑक्स डेमन किंग को कम आंका था। उसने सोचा था कि जंग का ऐलान करके वह वांग हाओ को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन किसे पता था कि मिनोटॉर असल में जंग में उसका पूरा साथ देंगे। अगर वे सच में जंग में गए तो पक्का उनके टाइगर क्लैन को नुकसान होगा। पहली बात, इन बेचारे मिनोटॉर के साथ जंग में जाने से कोई फायदा नहीं होगा और उनके कुछ क्लैन के लोगों की जान भी चली जाएगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। दूसरी बात, पास में ही एक लान क्लैन भी छिपा हुआ था जो उन्हें लालच भरी नज़रों से देख रहा था। अगर वे जंग में गए तो क्या इससे लान क्लैन को बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा? उसी समय टाइगर कबीले के बड़े बुजुर्ग को भी लगा कि चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। हालांकि पहले मिनोटॉर की लड़ने की ताकत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वे बिना दिमाग के थे इसलिए उन्हें दुश्मन नहीं माना जा सकता था। लड़ाइयों में उन्हें अक्सर सुसाइड स्क्वाड में शामिल होने के लिए धोखा दिया जाता था, जिससे उनके कबीले के मरने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती थी। लेकिन अब इस समझदार और निडर ऑक्स डेमन किंग के होने से उन्हें फिर से धोखा देने की संभावना शायद कम थी।
और अगर वे कामयाब भी हो जाते तो कौन जानता था कि यह ऑक्स डेमन किंग बाद में क्या पागलपन करेगा। ये सब इस ऑक्स डेमन किंग की वजह से है कि मिनोटॉर को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है। टाइगर कबीले के बड़े बुजुर्ग ने वांग हाओ को परखा। टाइगर कबीले की इज्जत बनाए रखने और मिनोटॉर को नॉर्मल करने के लिए इस ऑक्स डेमन किंग को जरूर मारना था। इस समय आसपास के जानवर जो देख रहे थे वे सब पीछे हट गए। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि यह ऑक्स डेमन किंग टाइगर क्लैन से लड़ने के लिए अपने 10 लाख मिनोटॉर कबीले की जान दांव पर लगा देगा। ये तो बस एक पागल जुआरी था। वांग हाओ ने टाइगर क्लैन के ग्रेट एल्डर की तरफ देखा। उसे तुरंत पता चल गया कि यह आदमी उसे चुप कराने के लिए मारना चाहता है। तुम मुझे मारना चाहते हो? वांग हाओ ने टाइगर क्लैन के ग्रेट एल्डर की तरफ देखा। सिर्फ तुम्हारे मरने पर ही बीस्ट किंग स्टार आखिरकार शांत हो सकता है। टाइगर क्लैन के ग्रेट एल्डर ने अपनी मारने की मंशा जरा भी नहीं छिपाई। हमारे राजा को मारने की हिम्मत कौन करेगा? नियुकी और मिनोटॉर के एक बड़े ग्रुप ने तेजी से वांग हाओ को अपने पीछे छिपा लिया और टाइगर क्लैन के ग्रेट एल्डर को गुस्से से घूरने लगे। घबराओ मत, वांग हाओ ने नियुकी के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ हमारा ट्रम्प कार्ड निकालो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उनके टाइगर क्लैन में इतनी हिम्मत है कि वे मुझे यहीं खड़े खड़े मार सकें। नियुकी ने सिर हिलाया और सुप्रीम डक शॉप में भाग गया। टाइगर क्लैन के बड़े एल्डर ने गुस्से से हंसा। अगर वांग हाओ मिनोटॉर्स के मेन बेस मान न्यू सिटी में होता तो वह सच में वांग हाओ को नहीं मार पाता। लेकिन अब ये बीस्ट किंग सिटी था और वह एक मार्शल किंग 9th लेवल एक्सपर्ट था। एलियन रेस गैलेक्सी में सबसे ज्यादा कॉम्बैट पावर। सिर्फ मार्शल एंसेस्टर कल्टीवेशन वाले मिनोटॉर्स के ग्रुप को मारना मुर्गियों को मारने जितना आसान था। ये है, जब टाइगर क्लैन के बड़े एल्डर ने नियुकी को एक काली मिसाइल लेकर लौटते देखा तो वह तुरंत अपना आपा खो बैठा। उसने यह मिसाइल पहले भी देखी थी, ह्यूमन वर्ल्ड की एक तारों वाली आसमानी मिसाइल, ग्रेड 5 डैमेज, जिसकी पावर एक मार्शल गॉड के पूरे जोर के हमले के बराबर थी। अगर यह बीस्ट किंग स्टार पर फटती तो यह तुरंत ट्रिगर हो जाती। स्पेस बैरियर के गिरने से एक ब्लैक होल बन गया। अगर वे बदकिस्मत रहे और उन्हें कोई चेन रिएक्शन हुआ तो पूरा बीस्ट किंग स्टार ब्लैक होल में समा सकता था। तुम्हें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। ये सोचकर टाइगर क्लैन के बड़े एल्डर का एक्सप्रेशन तुरंत एकदम बदल गया। उसकी आंखें नियुकी के हाथ में तारों वाली स्काई मिसाइल पर टिकी थीं। उसे डर था कि यह अनाड़ी मिनोटॉर गलती से उसे ब्लास्ट न कर दे। वांग हाओ ने टाइगर क्लैन के बड़े एल्डर को अपनी उंगली से इशारा किया, वैसे भी मैं नंगे पैर वाला वो इंसान हूं जो तुम्हारे जूते पहनने से नहीं डरता। अगर तुम में हिम्मत है तो और मुझे मार डालो। बड़े एल्डर की आंख फड़की। अपनी बहन को मार डालो? कौन मरना चाहता है और तुम्हारे साथ मिलकर तबाही का खेल खेलना चाहता है? उसी समय ग्रैंड एल्डर भी सोच रहे थे कि इंसानों की तरफ का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार इस बुल डेमन किंग के हाथ क्यों लग गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बुल डेमन किंग असल में इंसान था? ग्रैंड एल्डर ने वांग हाओ को देखा और जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचते उतना ही उन्हें लगता कि वह इंसान है। लेकिन फिर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सुना कि इस बुल डेमन किंग को इंसानों ने तब पकड़ा था जब वह छोटा था और बत्तख का काम करता था, और बत्तख का काम आसान बनाने के लिए इंसानों ने सर्जरी करके उसे इंसान जैसा बना दिया था। ये वजह सच में बहुत काफ़ी और बिना किसी गलती के थी। इसके अलावा वह मिनोटॉर कबीले के फ्रेंजी का इस्तेमाल कर सकता था। अगर वह इंसान होता तो उसे मिनोटॉर कबीले के फ्रेंजी के बारे में कैसे पता चलता? जहां तक इस अफवाह की बात है कि इंसानों ने बीस्टमैन के इनेट स्किल्स के राज को जान लिया है, ग्रैंड एल्डर को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वे हज़ारों सालों से इंसानों के साथ काम कर रहे थे। इन हज़ारों सालों में इंसानों की टेक्नोलॉजी में तरक्की बहुत पहले ही एक बॉटलनेक पर पहुंच चुकी थी। अगर वे इस पर रिसर्च कर सकते थे तो उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उनके लिए इसे अब तक खींच पाना नामुमकिन था। बेशक ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती थी। आखिर कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इंसान जैसे जीव अगले ही पल क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इंसानों के जन्मजात गुण साफ तौर पर कमज़ोर थे, फिर भी वे आखिरकार उन्हें हराने और मिल्की वे गैलेक्सी पर हावी होने में कामयाब रहे और आखिरकार 2 बड़ी गैलेक्सी पर राज किया। इससे सच में साबित होता है कि वे एक चमत्कारी नस्ल हैं। इसके अलावा उसे लगा कि अगर यह बुल डेमन किंग इंसान भी होता तो वह इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि सिर्फ सींग पहनकर मिनोटॉर जैसा बर्ताव करे, है ना? ये जानना ज़रूरी है कि इंसानों की दुनिया में छिपाने की टेक्नोलॉजी बुरी नहीं थी। मिनोटॉर में बदलना पूरी तरह से मुमकिन था, जिससे ये सब फालतू की परेशानी हो रही थी। छोड़ो भी, वह मिनोटॉर हो या ना हो, यहाँ तारों वाली आसमानी मिसाइल के साथ हमारा टाइगर कबीला सच में लापरवाही से चलने की हिम्मत नहीं करता। हमें पहले हुवेई सिटी लौटना चाहिए और बड़े अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि इस बुल डेमन किंग से कैसे निपटा जाए। ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने मिनोटॉर से सीधे न टकराने का फैसला किया। कम से कम जब तक तारों वाली आसमानी मिसाइल से होने वाला खतरा खत्म नहीं हो जाता, वे बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकते।
बुल डेमन किंग, मेरा टाइगर कबीला आज हार मानता है। जब तक आप हमारे टाइगर कबीलों के सदस्यों को रिहा करते हैं, ये बुरा आदमी बीती बातों को भूल सकता है। ग्रैंड एल्डर का चेहरा बहुत ठंडा था। वह पूरी तरह सोच सकते थे कि यह खबर फैलने के बाद दुनिया टाइगर कबीलों का कितना मजाक उड़ाएगी। लेकिन जब उनका टाइगर कबीला मिनोटॉर से निपटना शुरू करेगा, तो दुनिया को एक बार फिर पता चल जाएगा कि टाइगर कबीलों को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। जैसे ही उनकी आवाज़ गिरी, पूरी जगह तुरंत गूंज उठी। बिल्कुल नहीं, टाइगर क्लैन सच में पीछे हट गया। ये कैसी मिसाइल है? टाइगर क्लैन के बड़े बुजुर्ग ने इसे बाहर लाते ही तुरंत पीछे क्यों हट गए? ये सिर्फ आधा मीटर लंबी है। यह ज़्यादा ताकतवर नहीं लग रही है। कोई वजह नहीं है। टाइगर क्लैन से बात करना इतना आसान कैसे हो सकता है? बिल्कुल, इस बुल डेमन किंग ने ब्रीडिंग के लिए टाइगर लोगों का इस्तेमाल किया। वे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं? कौन जाने, शायद वह मिसाइल सच में कोई आम ना हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े, ये लोग हम मिनोटॉस को बिना किसी वजह के भड़काने आए थे। अगर तुम्हारे पास 10 मिलियन बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन्स नहीं हैं, तो किसी को ले जाने के बारे में सोचना भी मत। 10 मिलियन बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन्स। वहां मौजूद बीस्टमैन हॉन्फने लगे, आखिरकार हिम्मत करके ये कन्फर्म किया कि मिनोटॉर क्लैन अब से छुआ नहीं जा सकेगा। पहले टाइगर कबीला हमेशा मिनोटॉर्स को धोखा देता था, लेकिन अब मिनोटॉर्स असल में पलटकर टाइगर कबील को धोखा दे रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि अनगिनत सालों के जुल्म के बाद स्वर्ग भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खास तौर पर इन अनाड़ी मिनोटॉर्स को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक राजा भेजा हो? तुम? ग्रैंड एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल था। ये पहले से ही काफ़ी दयालु था कि उसने मिनोटॉर्स से परेशानी नहीं मोल ली थी, फिर भी ये मिनोटॉर्स असल में पलटकर उनके टाइगर कबील से पैसे ऐंठ रहे थे। क्या तुम? वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े और उसने अपना पैर उठाया और हुतियान के हाथ पर जोर से मारा। तुरंत एक चटकने की आवाज़ के साथ ये साफ था कि उसके हाथ की हड्डी टूट रही थी। हुतियान दर्द से बार बार चिल्लाया। तुम हमारे टाइगर कबीले को भड़का रहे हो। ग्रैंड एल्डर की आंखें लाल थीं और उनका चेहरा बहुत ज़्यादा क्रूर था। वह सच में दौड़कर वांग हाओ के 1000 टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन समझ ने उन्हें बताया कि तारों वाला आसमान मिसाइल पास में ही रखा है। अगर उन्होंने जल्दबाजी में काम किया तो टाइगर कबीला भी इस पागल के साथ दफना दिया जाएगा। वांग हाओ ने ग्रैंड एल्डर की आदमखोर नज़र को नज़रअंदाज किया और न्यूकी से मज़ेदार मुस्कान के साथ कहा, न्यूकी, मैं देख रहा हूं कि तुम आजकल थोड़ी कमज़ोर हो गई हो। क्या मैं तुम्हारे शरीर को पोषण देने के लिए एक टाइगर पेनिस काट दूं? फफ्त। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, वहां मौजूद सभी बीस्टमैन का दम घुट गया। इस आदमी ने न सिर्फ टाइगर लोगों को पकड़कर ब्रीडिंग के लिए बेचा, बल्कि वह उनके छोटे भाइयों को भी काटना चाहता था। वह सच में बहुत शैतान था, बहुत शैतान। नहीं, हुटियान डर के मारे ज़मीन पर बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन वांग हाओ का पैर पूरी तरह से स्थिर रहा, उसे नीचे दबाए हुए था। बच्चा, तुम में हिम्मत है। ग्रैंड एल्डर का चेहरा उदास था। हमारा टाइगर कबीला ये 10 मिलियन बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन देगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें खर्च करने के लिए काफ़ी समय तक जिंदा रहोगे। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं छोटा था तो एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि मैं पैसे और अमीरी के साथ पैदा हुआ हूँ। मैं ये पैसा आराम से ज़रूर खर्च करूँगा। क्या ऐसा है? ग्रैंड एल्डर ने मजाक उड़ाया, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो। ये सुनकर कि टाइगर क्लैन पैसे देने को तैयार है, आसपास के बीस्टमैन सब हैरान रह गए। आज क्या हो रहा था? क्या यह अभी भी घमंडी रॉयल क्लैन था? उसी समय वहां मौजूद सभी बीस्टमैन को एहसास हुआ कि न्यू क्यूई के हाथ में काली मिसाइल बिल्कुल भी आसान नहीं थी, वरना टाइगर क्लैन इस तरह नहीं डरता। ग्रैंड एल्डर के दांत पीसकर 10 मिलियन बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन देने के बाद कई मिनट और सुप्रीम डक शॉप से 5 टाइगर लोगों को बाहर लाए जिनका वजन पहले ही बहुत कम हो चुका था। वहां मौजूद सभी बीस्टमैन हैरान रह गए। ये सिर्फ 2 दिन थे जब उन्हें कस्म मिले थे, फिर भी उनका वजन पहले ही बहुत कम हो चुका था। उन्हें कितने कस्म मिले? ग्रेट एल्डर को देखकर पांचों टाइगर मेन मौत की सजा पाए कैदियों जैसे लग रहे थे, जिन्होंने अपना माएँ इतनी दुख से रो रही थीं कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए और देखने वालों का दिल टूट गया। महान बुजुर्ग, आप आखिरकार आ ही गए। महान बुजुर्ग, हमने टाइगर ट्राइब को निराश किया है, हम टाइगर ट्राइब की शर्म हैं। महान बुजुर्ग, आपको हमसे बदला लेना होगा। महान बुजुर्ग ने उन 5 टाइगर मेन को देखा जो फूट फूट कर रो रहे थे, ये जानते हुए कि इन बच्चों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर सहना पड़ा होगा। ये सोचकर महान बुजुर्ग का चेहरा और भी उदास हो गया। वह इस कर्ज को याद रखेगा और लौटने पर इस पर बात करने के बाद वह जल्द से जल्द इस बुल डेमन किंग के 10,000 टुकड़े जरूर कर देगा। उनका टाइगर ट्राइब दुनिया को ये बताने के लिए एक्शन लेगा कि जो कोई भी उनके टाइगर ट्राइब को भड़काने की हिम्मत करेगा, उसे सिर्फ एक ही नतीजा भुगतना होगा, तबाही। जैसे ही महान बुजुर्ग टाइगर मेन के एक बड़े ग्रुप को ले जा रहे थे, हुतियन ने ठंडे चेहरे से वांग हाओ को देखा।
वह इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलेगा। छोटा टियान, चलो पहले वापस चलते हैं। इस पर बात करने के बाद हम बारबेरियन बुल सिटी पर पक्का बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। ग्रेट एल्डर ने हुतियन के कंधे पर थपथपाया और उसे दिलासा दिया। हुतियन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि ग्रेट एल्डर उस मिसाइल से क्यों डर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, क्या इस बुल डेमन किंग को मैं खुद संभाल सकता हूँ? मैं उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाना चाहता हूँ। ग्रेट एल्डर के होठों पर एक बेरहम मुस्कान आ गई। चूंकि उसने हमारे टाइगर ट्राइब को उकसाया है, इसलिए उसका अंत पहले ही तय हो चुका है। क्योंकि तुम खुद करना चाहते हो, तो ये तुम पर है। हुतियन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और ग्रेट एल्डर और टाइगर मैन के ग्रुप के पीछे पीछे चला गया। ओह हाँ, टाइगर मैन के जाने के बाद जिद्दी लोगों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके जिद्दी लोगों के इतिहास में एक बार में 10 मिलियन बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन कमाने का मामला कभी नहीं हुआ था, और वह भी टाइगर ट्राइब के हाथों से। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि टाइगर ट्राइब ने सच में उनके सामने सिर झुकाया था, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। न्यूगुई ने अपने बैल के सींग रगड़े और उत्साह से पूछा, राजा, ये किस तरह की मिसाइल है? टाइगर ट्राइब इतने डरे हुए क्यों थे? वांग हाओ ने कंधे उचका दिए। यह एक स्टारी स्काई मिसाइल है, लेकिन यह नकली है। मैंने इसे टाइगर ट्राइब को डराने के लिए बनाया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सच में काया होंगे। वांग हाओ झूठ नहीं बोल रहा था। जब वे याओटियन फेडरेशन में थे तो कई दिनों तक उनका पीछा किया गया था और स्टारी स्काई मिसाइलें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं, इसलिए उसने बाहरी शेल के बदले 100 विलेन पॉइंट्स खर्च किए। लेकिन किसे पता था कि यह टाइगर ट्राइब ग्रेट एल्डर इसे देखकर तुरंत पीछे हट जाएगा। इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? छी! आसपास के बीस्टमैन ने तुरंत थूक दिया। इस आदमी ने असल में एक नकली मिसाइल से टाइगर ट्राइब ग्रेट एल्डर से 10 मिलियन बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन्स निकाल लिए। वह अपने हुनर से सच में हिम्मत वाला था, लेकिन क्या उसे डर नहीं था कि अगर खबर बाहर आ गई तो टाइगर ट्राइब गुस्से में आ जाएगा और एक बड़ी सेना लेकर बारबेरियन बुल सिटी में घुस जाएगा? तो यह नकली है। न्यूगुई ने थोड़ी निराशा के साथ स्टारी स्काई मिसाइल नीचे रख दी। उसने सोचा था कि इस मिसाइल से गुस्सैल लोगों को अब धमकाया नहीं जाएगा, लेकिन किसे पता था कि यह नकली है। दुखी मत हो, ये बस एक छोटा टाइगर ट्राइब है, वे कोई हलचल नहीं मचा सकते। वांग हाओ ने न्यूगुई के कंधे पर थपथपाया और कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। उसे मेंकी से खबर मिली थी कि लान ट्राइब की छोटी राजकुमारी कल रात अपने 18वें जन्मदिन की सेरेमनी करेगी और बीस्ट किंग स्टार पर अलग अलग जातियों के राजा इसमें शामिल होंगे। उसने ये भी प्लान बनाया कि लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब कल रात एक बड़ी लड़ाई शुरू कर देंगे, जिससे उसकी गोल्डन बोन बन जाएगी। दूर एक ऊंची बिल्डिंग पर मेंकी ने राहत की गहरी सांस ली। जैसे ही वह घर लौटी, उसने सुना कि हुतियन वांग हाओ को परेशान करने के लिए लोगों को लाया है और वह घबराकर वहां पहुंची। लेकिन जब वह पहुंची तो उसने टाइगर ट्राइब के बड़े बुजुर्ग को वांग हाओ से बातचीत करते देखा। हालांकि वह वांग हाओ के बारे में परेशान थी, लेकिन उसका शांत और शांत चेहरा देखकर उसे अजीब तरह से गर्व महसूस हुआ। ये वह आदमी था जो एक सुंदरता के लिए गुस्सा होने को तैयार था। वह सच में उसे बहुत ज्यादा मोहित कर रहा था। वह सच में बहुत हैंडसम है। मेंकी ने वांग हाओ को प्यार से देखा। जब वह बच्ची थी तब से उसने हमेशा अपने कबीले के लोगों को ये कहते सुना था कि मर्दों को बेइज्जती और बोझ सहना चाहिए और अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन वांग हाओ उसके लिए दो बड़े शाही कबीलों का सामना करने को तैयार था। ये हिम्मत, ये जज्बा, एक खूबसूरत लड़की को राज से ज्यादा प्यार करने का ये पक्का इरादा, कौन सी औरत नशे में नहीं हो सकती? कजिन, तुम सिर्फ इस बुल डेमन किंग की वजह से इतनी जल्दी बाहर भाग गईं। पीछे से एक आवाज आई जिससे मेंकी चौंक गई। कजिन। मेंकी ने शिफेंग की तरफ मुड़कर देखा, अपना छोटा सा सिर ऐसे झुका लिया जैसे कोई बच्चा कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हो। शिफेंग ने दूर वांग हाओ को देखा और धीरे से आह भरी। कजिन, मैं तुम्हारे आज़ाद प्यार के खिलाफ नहीं हूं और मुझे ये भी लगता है कि यह बुल डेमन किंग काफ़ी अनोखा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर वह सच में इंसान हो तो? मेंकी ने अपना छोटा सा सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली, लेकिन अपने दिल में उसने पहले ही शिफेंग को जवाब दे दिया था। वांग हाओ कोई बुल हेडेड इंसान नहीं था जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। वह इंसान था, और वह सिर्फ इसलिए बीस्ट किंग स्टार आया था क्योंकि उसका स्पेसशिप टूट गया था। बेशक, चाहे स्पेसशिप खराब होने की वजह से या किसी और वजह से वह बीस्ट किंग स्टार के पास आया हो, मेंकी की नज़र में यह एक किस्मत वाली मुलाकात थी। नहीं तो वह इतने सारे प्लेनेट में से बीस्ट किंग स्टार के पास क्यों आता? कजिन, तुम्हें आंख बंद करके कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले ये तो देखो कि वह इंसान है या नहीं। अगर वह इंसान नहीं है तो भी अगर वह जिद्दी इंसान है, कजिन तुम्हारा साथ देगा। शिफेंग ने सिर हिलाया, आह भरी और चला गया। उसे 80% यकीन था कि यह बुल डेमन किंग इंसान ही है। लेकिन जानवरों और इंसानों के बीच के रिश्ते का मतलब था कि वांग हाओ और मेंकी के बीच ये नामुमकिन था।
मेनकी ने वांग हाओ की तरफ देखा और धीरे से कहा, जब तक तुम मुझे निराश नहीं करोगे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चलो साथ मिलकर देखते हैं कि क्या जानवर और इंसान सच में साथ रह सकते हैं। इस समय एलियन रेस गैलेक्सी में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप तेजी से आगे बढ़ रहा था। झाओ यिलिंग स्पेसशिप में बैठी वांग हाओ की लिखी पुरानी कविता को दुख से देख रही थी, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि वांग हाओ जिंदा है या मर गया। लेकिन जब झाओ यिलिंग ने कागज का वह टुकड़ा देखा जिस पर लिखा था, जिंदगी के 100 रूप देखो, 10 लाख सुंदरियों के साथ सो, तो उसे फाड़ने का बहुत मन हुआ। बदबूदार वांग हाओ, अगर इस मिस को पता चला कि तुमने बाहर औरतों को ढूंढने की हिम्मत की तो यह मिस तुम्हें जरूर काट डालेगी। झाओ यिलिंग ने अपने गाल फुलाए और वांग हाओ की इस अनोखी लिखावट को ध्यान से हटा दिया, नज़र से दूर दिल से दूर वाला रवैया अपनाते हुए। मिस, हमने वांग हाओ को ढूंढ लिया है। वह बीस्ट किंग स्टार पर है। काले कपड़ों में एक औरत रिपोर्ट करने आई। यह मिस जानती थी कि यह बुरा आदमी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। झाओ यिलिंग हैरानी से खड़ी हो गई। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो, मेरे लिए बीस्ट किंग स्टार की तरफ बढ़ो। उसी समय झाओ यिलिंग को भी अचानक राहत महसूस हुई। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। उसे डर था कि वांग हाओ डायमेंशनल स्पेस में गिर गया है, लेकिन अब वह आखिरकार चैन की नींद सो सकती थी। हाँ, काले कपड़ों में औरत ने ऑर्डर लिया और चली गई। वह बुरा आदमी बीस्ट किंग स्टार पर फंस गया होगा क्योंकि उसका स्पेसशिप खराब हो गया था। इस बार यह मिस देख रही है कि तुम कहाँ भाग सकते हो। झाओ यिलिंग के होंठ सिकुड़ गए। वह उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता था और फिर भाग जाना चाहता था। बिल्कुल नहीं, उसे पकड़कर वापस लाना था ताकि उसकी शादी हो सके और बच्चे पैदा हो सकें। लायनहॉट सिटी शेर जाति का मुख्य शहर है, जहां पूरी तरह से शेर आदमी रहते हैं। इस समय लायनहॉट सिटी में तारे चमक रहे थे और लोगों की आवाज़ें गूंज रही थीं। एक शानदार हवेली में अच्छे कपड़े पहने आधे जानवरों का एक ग्रुप था। वे सभी अलग अलग बड़ी आधे जानवरों वाली जातियों के राजा और युवा टैलेंटेड लोग थे। शेर जाति के शेर राजा से इनविटेशन मिलने के बाद वे सभी शेर राजा की सबसे छोटी बेटी राजकुमारी शिकिंग के 18वें जन्मदिन के सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए तोहफे लाए थे। भीड़ में वांग हाओ नियुकी के साथ साथ चल रहा था। वांग, यहाँ बहुत सुंदर है, नियुकी बार बार चिल्लाई, जैसे दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में आ रही हों। सुंदर, वांग हाओ हंसा, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मिनोटॉर के पास भी यह भविष्य में होगा। सच में, नियुकी हैरानी से चिल्लाए। जरूर, वांग हाओ ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। ऑक्स डायमंड किंग, एक हैरान और शर्मीली आवाज आई और फिर मेन की एक पिंक इवनिंग ड्रेस पहने हुए दिखी, जिसमें उसकी लंबी टांगें दिख रही थीं, उसकी पीठ दिख रही थी और डीप वी नेक के साथ वह वांग हाओ की तरफ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। धत्तेरे की, तुमने तो बहुत ज्यादा भड़काऊ कपड़े पहने हैं। वांग हाओ मेनकी को ध्यान से देखता रहा जब तक कि उसका सुंदर चेहरा लाल नहीं हो गया और उसका छोटा सा सिर नीचे नहीं झुक गया। तभी वह रुका। हम्फ, मेनकी ने वांग हाओ को शर्म से घूरा, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर खुश था। आखिर आसपास के आधे जानवर उसकी सुंदरता की तारीफ करना नहीं जानते थे। वांग हाओ ने अपना कोट उतारा और मेनकी को पहनाते हुए गंभीरता से कहा, यह ड्रेस ठीक नहीं है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं खुद इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अभी के लिए इसे पहनकर बेवकूफ़ मत बनो। मेनकी ने प्यार से वांग हाओ को आंखें घुमाईं। ठीक नहीं से उसका क्या मतलब था? क्या वह बस यह नहीं चाहता था कि वह कुछ छोटा पहने? सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वह नहीं चाहता था कि दूसरे उसे देखें। कितना दबंग बिगड़ा हुआ आदमी है। ठीक है, मैं इसे दोबारा नहीं पहनूंगी। मैं इसे बस तुम्हारे लिए पहनूंगी, ठीक है? मेनकी ने अपने लाल होंठों से वांग हाओ के कान में धीरे से फुसफुसाया। वांग हाओ अचानक कांप गया। जैसा कि एक लोमड़ी से उम्मीद की जाती है, उनके रिश्ते को पक्का करने के बाद वह जुनून से आग की तरह जल रही थी। उसकी हर हरकत उसके पेट में आग लगा देती थी, जिससे वह तुरंत भेड़िए में बदल जाना चाहता था। हम्फ, वांग हाओ ने कुछ गहरी सांसें लीं। उसने मेनकी को एक छोटी बोतल दी और फुसफुसाया, इसे जूस में मिला दो और उस राजकुमारी शिकिंग को पिला दो। यह क्या है? मेनकी ने जल्दी से छोटी बोतल रख दी और उत्सुकता से पूछा। इसे रेडियंट चार्म कहते हैं। इसे पीने के बाद इससे औरतों के शरीर से एक अजीब सी खुशबू निकलती है और जब दूसरी औरत इस खुशबू को सूंघती है तो यह उनके मेल हार्मोन को बढ़ा देती है, वांग हाओ ने समझाया। तुम एक शेर को इतनी अच्छी चीज दे रहे हो। मेनकी ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं, सोचा, तुम्हारे दिल को छू लेने वाले चार्म के साथ अगर तुम ये रेडियंट चार्म भी मिला दोगे तो क्या वह फिर भी जिंदा रह पाएगा? तुम मेरे दिल में सबसे अच्छी औरत हो। ये दवाएं सिर्फ तुम्हारा नेचुरल चार्म खत्म कर देंगी। वांग हाओ ने मेनकी को प्यार से देखा। हम्फ, मेनकी तुरंत शर्मा गई, पैर पटका, वांग हाओ का कोट कसकर लपेटा और फिर भाग गई। उसे डर था कि अगर वह और रुकी तो आज रात उसे ले जाया जाएगा।
वांग देखो, नियुकी ने जल्दी से वांग हाओ को खींच लिया। वांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि टाइगर रेस का युवा मुखिया हुतियान उदास चेहरे के साथ उसकी ओर आ रहा है। ऑक्स डायमंड किंग, तुमने सच में हमें एक नकली कॉस्मिक मिसाइल से बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत की। हुतियान ने दांत पीसते हुए वांग हाओ को देखा। कल लौटने के बाद उन्होंने पूरी रात उस कॉस्मिक मिसाइल से निपटने के तरीके पर बात की, लेकिन अचानक किसी ने बताया कि मिसाइल नकली थी। ये खबर सुनकर पूरी टाइगर रेस गुस्से में आ गई। इस कमीने ऑक्स डायमंड किंग ने न केवल उनकी टाइगर रेस को बेइज्जत किया और उनसे पैसे ऐंठे, बल्कि उनकी भावनाओं को भी धोखा दिया। वाह, वह तो बस उनकी टाइगर रेस के साथ खेल रहा था। अगर वे ये बर्दाश्त कर सकते तो बीस्ट किंग स्टार और पूरे एलियन स्टार सिस्टम में टाइगर रेस की क्या इज्जत होती। तो बिना किसी शक के टाइगर रेस के सभी हाई लेवल ने एकमत होकर तय किया कि उन्हें मिनोटॉज के खिलाफ सेना भेजनी होगी ताकि दुनिया को पता चले कि टाइगर रेस को नाराज करने का क्या नतीजा होगा। हालांकि लान रेस को अपनी लड़ाई से फायदा उठाने से रोकने के लिए उन्हें लान रेस को भी अपने साथ खींचना होगा। और ऐसा हुआ कि लान रेस की छोटी राजकुमारी शिकिंग अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल लान किंग के साथ कोऑपरेशन पर बात करने के लिए करने का प्लान बनाया। जहां तक बात है कि लान रेस मानेगी या नहीं, उन्हें लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर मिनोटॉज के बढ़ने से लान रेस के फायदे भी प्रभावित होंगे, इसलिए उनके पास सेना भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया? तुम्हें किसने बताया कि तुम सब बेवकूफ़ हो? वांग हाओ ने नफरत से होंठ सिकुड़े। तुम। हुतियान का गुस्सा भड़क गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह आगे बढ़कर वांग हाओ से लड़ना चाहता था। यंग पैट्रियार्क, शांत हो जाओ। गार्ड्स ने जल्दी से हुतियान को पीछे खींचा और सलाह दी। यंग पैट्रियार्क, आज लान किंग की सबसे प्यारी सबसे छोटी बेटी का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। अगर तुमने यहाँ कोई कदम उठाया तो लान किंग पक्का गुस्सा हो जाएगा और हमें बेवजह परेशानी होगी। लान किंग की अलग अलग राजाओं और यंग टैलेंट्स को बुलाने की लगातार कोशिशों से पता चलता था कि वह अपनी इस सबसे छोटी बेटी से कितना प्यार करता था। अगर उन्होंने सच में यहाँ परेशानी खड़ी की तो लान किंग पक्का गुस्सा हो जाएगा। भले ही वे सुरक्षित निकल भी जाएं, उन्हें पक्का भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस ऑक्स डायमंड किंग के लिए इतनी भारी कीमत चुकाना बिल्कुल गैर ज़रूरी लगा। हुतियान ने हाँफते हुए वांग हाओ को घूरा। तुम रुको। आज रात के बाद मैं पक्का तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करा दूंगा। बोलने के बाद हुतियान ठंडे चेहरे के साथ अपने गार्ड्स को साथ लेकर चला गया। छी, कैसी बात? वांग हाओ ने होंठ सिकुड़े। आज रात के बाद तक इंतजार करो। पहले देखते हैं कि तुम आज रात जिंदा बच पाते हो या नहीं। वांग, वे आज रात क्यों नहीं जिंदा बचेंगे? नियुकी ने अपने सींग खुजाए। उसने हुतियान को जिंदगी और एनर्जी से भरा देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मरने वाला है। वांग हाओ ने अपना माथा रगड़ा और बेबसी से कहा, वह तुमसे परेशान होकर मर जाएगा। नियुकी ने कंफ्यूज होकर अपना बैल जैसा सिर खुजाया। मुझसे परेशान होकर मर जाएगा। लायन हॉट सिटी में सभी का स्वागत है। एक जोरदार आवाज आई। वांग हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि स्टेज पर एक लान मैन खड़ा है जिसने ताज पहना हुआ है और वह बहुत शानदार लग रहा है। उसका चेहरा सुनहरे फर से घिरा हुआ था। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह लान रेस का राजा शिक्सियोंग था। और शिक्सियोंग के बगल में एक और लान मैन था जिसने प्रिंसेस ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसका सिर शेर का था। सोचने की जरूरत नहीं थी, यह आज रात की हीरोइन थी, प्रिंसेस शिकिंग। शिक्सियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी जो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मेरी बेटी के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में शामिल हो सके, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। लान किंग, आप बहुत दयालु हैं। लान किंग, आप सच में बहुत दयालु हैं। प्रिंसेस शिकिंग का कमिंग ऑफ एज बीस्ट किंग स्टार पर एक बड़ा इवेंट है। हम कैसे नहीं आ सकते थे? बधाई हो लान किंग, इतनी सुंदर और आकर्षक सबसे छोटी बेटी होने पर। शिक्सियोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब मैं घोषणा करता हूं कि बैंक्वेट शुरू होता है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मेहमानों के एक बड़े ग्रुप ने खुशी मनाई और फिर बैंक्वेट हॉल में अंदर जाने लगे। लेकिन बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर लान मैन मेहमानों से गिफ्ट ले रहे थे। वांग हाओ मुस्कुराया और ट्रे पर एक लाल लिफाफा रख दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अंदर क्या है? शेर आदमी ने प्यार से पूछा। वांग हाओ हंसा। ये 50 मिलियन बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन्स का चेक है। वहां मौजूद सभी बीस्टमैन चौंक गए। मिनोटॉर कबीला सच में बहुत दरियादिल था। प्लीज अंदर आइए। शेर आदमी ने जल्दी से वांग हाओ और नियुकी का बैंक्वेट हॉल में स्वागत किया। अंदर आने के बाद नियुकी ने बेचैनी से वांग हाओ को खींचा। राजा, अगर आप शेर कबीले को 50 मिलियन बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन्स देंगे तो हम क्या खाएंगे? वांग हाओ ने नियुकी को देखा और हल्के से कहा, यह एक नकली चेक है। तुम किस बात पर इतने उत्साहित हो रहे हो? नकली? नकली? नियुकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह वांग हाओ को हैरानी से देख रहा था। यह शेर राजा का साफ धोखा था। क्या वह मुसीबत मोल नहीं ले रहा था?
वांग हाओ ने इस बेवकूफ़ी भरी बात को नज़रअंदाज किया और जल्दी से बैंक्वेट हॉल में भागा और पेट भरकर खाने लगा। ये देखकर नियुकी ने सोचना बंद कर दिया और जल्दी से वांग हाओ के पीछे खाने चला गया। इसी समय हु तियान वांग हाओ के पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें सच में और खाना चाहिए, नहीं तो तुम भूखे भूत बन जाओगे। वांग हाओ ने अपना वाइन ग्लास उठाया और हु तियान को दिया, थोड़ा मुस्कुराते हुए, तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे, इसे मुझे विदा करना समझो। हु तियान जोर से हंसा, तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम मरने वाले हो, मैं तुमसे बहस क्यों करूं, मैं ये ड्रिंक तुम्हारे साथ लूंगा। ये कहकर उसने वांग हाओ का दिया हुआ ग्लास लिया और एक ही घूंट में पी गया। जो थोड़ा समय बचा है उसका मजा लो। हु तियान जोर से हंसा और जाने के लिए मुड़ा। वांग हाओ ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, तुम्हें ही अपने बचे हुए थोड़े से समय का मजा लेना चाहिए। वह ड्रिंक मेरी तरफ से एक टोस्ट थी। यह आदमी बहुत परेशान करने वाला है। वांग हाओ के कंधे से एक जवान गुस्से वाली आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर नियुकी हैरान रह गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें वांग हाओ के कंधे पर टिकी थीं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसे अब भी महसूस हो रहा था कि वांग हाओ के कंधे पर कुछ है, बस वह दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, गुस्सा मत हो, केक का एक टुकड़ा खा लो। वांग हाओ ने एक प्लेट उठाई और जियाओ बाई को दी, जो गायब होकर उसके कंधे पर बैठी थी। इसी समय मेंकी वांग हाओ के कपड़े पहने हुए पास आई, हाथ बढ़ाया और जियाओ बाई को वांग हाओ के कंधे से पकड़ लिया, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर रगड़ा। तुम औरत, इस खरगोश के बच्चे को पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियाओ बाई ने अपना शरीर दिखाया और मेंकी को गुस्से से घूरा। छोटे दोस्त, मैंने तुमसे धोखा देने का हिसाब बराबर नहीं किया है, तुम आज मेरे साथ घर आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेंकी ने जियाओ बाई को खुशी से पकड़ लिया, उसे छोड़ने से मना कर दिया। इस बातूनी स्मार्ट प्यारे खरगोश से उसे कोई परहेज नहीं था। वांग हाओ ने मेंकी की बाहों में जियाओ बाई को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। उस समय उसने जियाओ बाई का प्यारा रूप देखा था और जानता था कि यह लड़कियों को पटाने का उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा, इसीलिए उसने इतनी मेहनत की थी। इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी के रिजल्ट से ये बहुत सफल रहा। कोई भी औरत इसके प्यारे लुक को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। शियाओ बाई की जोरदार शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए मेंकी ने हैरानी से पूछा, प्रिंसेस शी-किंग ने पहले ही चार्म रेडियंस पी लिया है, लेकिन तुम क्या करना चाहती हो? बेशक, ये टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब के बीच जंग भड़काने के लिए है। वांग हाओ मुस्कुराया जब उसने हु तियान को देखा, जो उनके सामने प्रिंसेस शी-किंग को टोस्ट कर रहा था। हु तियान ने जो ड्रिंक अभी पी थी उसमें उसने एक रंगहीन और गंधहीन हार्मोन एजेंट मिलाया था, एक तरह का एजेंट जो मर्द के शरीर में मेल हार्मोन को बढ़ा सकता है। हालांकि नॉर्मल हालात में ये दिखता नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से मर्द के शरीर में मेल हार्मोन स्टिम्युलेट हो जाता तो ये हार्मोन एजेंट तुरंत शरीर में मेल हार्मोन को सैकड़ों गुना बढ़ा देता, जिससे मर्द को खास तौर पर बहुत ज़्यादा इच्छा होती। और जो चार्म रेडियंस उसने मेंकी को दिया था वह सिर्फ मेल हार्मोन को स्टिम्युलेट कर सकता था। एक आदमी का शरीर। अब जब मेंकी ने शेर कबीले की छोटी राजकुमारी पर इसका इस्तेमाल कामयाबी से कर लिया था, तो यह अजीब होगा अगर हु तियान जल्दबाजी में न हो। तब तक अगर बाघ कबीले के युवा मालिक ने इस छोटी राजकुमारी के साथ उसके बड़े होने के समारोह में छेड़छाड़ की, तो यह अजीब होगा अगर शेर राजा गुस्सा न हो। और उसे बस अपनी तरफ से थोड़ी सी उकसाने की ज़रूरत थी और आज रात इन दो बड़े शाही कबीलों में एक बड़ी लड़ाई हो जाती। लान कबीले और टाइगर कबीले के बीच लड़ाई भड़काओ। मेंकी ने हु तियान और प्रिंसेस शी-किंग को हैरानी से देखा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया और न ही वह समझ पाए कि चार्म रेडियंस की एक बोतल दो कबीलों के बीच लड़ाई कैसे भड़का सकती है। लेकिन जब मेंकी ने देखा कि हु तियान की आंखें लाल होने लगी हैं और उसकी सांसें तेज हो रही हैं, तो वह तुरंत वांग हाओ की तरफ देखने लगी। ये हु तियान बेवकूफ़ है, मैंने इसे ड्रिंक दी थी, किसे पता था कि वह सच में इसे पीने की हिम्मत करेगा। वांग हाओ ने मासूमियत से अपने कंधे उचका दिए। मेंकी चौंक गई, इस आदमी की हिम्मत बहुत बड़ी थी। टाइगर कबीले को भड़काने के बाद उसने असल में लायन हॉट सिटी में किसी को जहर दे दिया। अगर लान किंग को पता चल गया तो वह पक्का बहुत गुस्सा होगा। तब तक टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब दोनों उसके पीछे आ गए थे, भले ही उसके पास लाखों मिनोटॉर हों, वे उसे बचा नहीं सकते थे। क्या तुम पागल हो? अगर यह पता चल गया तो हु तियान ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम खत्म हो जाओगे। मेंकी ने वांग हाओ को खींचा और जल्दी से बाहर चली गई। इससे पहले कि किसी को पता चले, तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए। चिंता मत करो, वांग हाओ ने मेंकी को रोका, कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए, जब मैंने ये करने की हिम्मत की तो मेरे पास पक्का एक बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान? मेंकी ने हैरानी से वांग हाओ को देखा। तभी पास ही से एक चीख आए, आह, तुम क्या कर रहे हो? राजकुमारी को जाने दो। दावत में मौजूद जानवरों ने मुड़कर देखा तो देखा कि टाइगर ट्राइब का युवा मालिक हु तियान लान ट्राइब की छोटी राजकुमारी शी-किंग को कसकर गले लगा रहा था और उसे जोर से किस कर रहा था।
राजकुमारी की नौकरानियां और हुतियान के गार्ड हुतियान को दूर खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुतियान ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और उसने ज़बरदस्ती शी किंग को किस किया। ये सीन देखकर वहां मौजूद सभी जानवर हैरान रह गए। क्या हो रहा है? क्या टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब, दो शाही ट्राइब, आपस में शादी करने जा रहे थे? रुको! लान किंग शी जियोंग गुस्से से दहाड़ा, गुस्से में हुतियान की ओर दौड़ा। हुतियान और शी किंग को अलग किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हुतियान को जोर से मारकर थप्पड़ मारा। हुतियान को थप्पड़ मारकर दूर कर दिया गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि लान ट्राइब की कोई औरत इतनी खूबसूरत होती है। अब उसके मन में इस लान ट्राइब की औरत से शादी करने का ख्याल आ रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। फादर किंग, वोहू! शी किंग डर गया और शी जियोंग की बाहों में रो पड़ा। अभी अभी बड़ी हुई थी, उसने ऐसा बिगड़ेल टाइगर कहाँ देखा था। हुतियान लाल आंखों और भारी सांसों के साथ जोर से चिल्लाया, लान किंग, मैं आज रात तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ, तुम्हारी बेटी मेरी दुल्हन बनेगी। जैसे ही शब्द निकले, पूरी जगह अचानक समझ गई। हे भगवान, क्या टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब आपस में शादी करने जा रहे हैं? मेरी गांड में शादी करो, यह एक अलायंस है। दो बड़े रॉयल ट्राइब्स का अलायंस, ये रिसोर्स को इंटीग्रेट करने और बीस्ट किंग स्टार से बाहर निकलने का रिदम है। एलियन स्टार सिस्टम में ये कल्टीवेशन के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि कौन ज़्यादा रिसोर्स इंटीग्रेट कर सकता है, कौन सबसे मजबूत रेस है। ये सही है, सिर्फ रिसोर्स को इंटीग्रेट करके ही मार्शल किंग्स को एलियन स्टार सिस्टम से दूर भेजा जा सकता है, जिससे वे आगे बढ़ सकें और मार्शल एम्परर बन सकें। और ये मार्शल एम्परर बाहर दूसरे स्टार सिस्टम को जीत लेंगे, इस रेस के लिए नए हैबिटेट ढूंढेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेनकी ने अपना दुखता हुआ सिर रगड़ा, आप न सिर्फ दो शाही कबीलों के बीच जंग भड़काने में नाकाम रहे, बल्कि आपने उन्हें अलायंस बनाने का मौका भी दिया, जिससे हालात और भी खराब हो गए। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वांग हाओ मुस्कुराया और शी जियोंग की ओर चल दिया। बधाई हो लान किंग, खुशखबरी लान किंग। वांग हाओ आगे बढ़ा, अपनी मुठ्ठियां भींची और बधाई दी, छोटी राजकुमारी शी किंग का चार्म जबरदस्त है। जैसे ही वह बड़ी हुई, उसने टाइगर ट्राइब के यंग मास्टर को इतना ज्यादा मोहित कर लिया। मुझे लगता है कि शादी के लिए मान जाना ही बेहतर है। क्या सब लोग राजी नहीं हैं? जैसे ही उसके शब्द निकले, पूरे हॉल में सहमति की आवाजें गूंज उठीं। मुझे लगता है कि यह मुमकिन है। ये दोनों, एक बिना शादी के स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। यंग मास्टर हुतियान और लान ट्राइब की लिटिल प्रिंसेस, वे स्टेटस के मामले में एकदम सही जोड़ी हैं। आज लिटिल प्रिंसेस की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। मुझे लगता है कि इसमें और खुशी मिलाना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लान जियोंग के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब के बीच गठबंधन के कई फायदे जरूर थे, लेकिन वे एक ही नस्ल के नहीं थे। क्या उसकी बेटी सच में हुतियान से प्यार करेगी? बेटी शादी नहीं करेगी। शी किंग ने अपना सिर लान जियोंग की बाहों में छिपा लिया और रो पड़ी। उसकी नज़रों में हुतियान एक बदसूरत राक्षस था, वह बिल्कुल भी किसी टाइगर इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। लान जियोंग के चेहरे पर और भी उलझन थी। अगर उसकी बेटी नहीं मानती, तो हुतियान के उसकी बेटी को नाराज़ करने के मामले को कैसे संभाला जाना चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि हुतियान टाइगर ट्राइब का युवा मालिक था। अगर उसे कड़ी सज़ा दी जाती, तो टाइगर ट्राइब निश्चित रूप से इसे आसानी से नहीं जाने देता। लेकिन अगर सज़ा हल्की होती, तो उनके लान ट्राइब की इज्जत का क्या होता? शी की बात सुनकर जब किंग ने कहा कि वह शादी नहीं करेगी, तो पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। सबने अपना सिर नीचे कर लिया, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि शी किंग शादी नहीं करेगी, इसका मतलब यह भी था कि लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब के बीच एक झगड़ा, भले ही गहरा न हो गया था। क्या अब भी कोई गांठ नहीं बंधी होगी? ये देखकर कि कोई बोल नहीं रहा है और उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, वांग हाओ चुपचाप लान जियोंग के पीछे चला गया। फिर उसने धीरे से अपनी बीच की उंगली उठाई, पब्लिक एनिमी वाली स्किल का इस्तेमाल करते हुए, भड़काने वाली बीच की उंगली। ये सीन उसके सामने खड़े हुतियान ने साफ देखा। तुरंत हुतियान की आंखें और भी लाल हो गईं। उसके दिल की इच्छा तुरंत गायब हो गई, उसकी जगह गुस्से का सैलाब आ गया, समझदारी भरा गुस्सा खत्म हो गया। भाड़ में जाओ। अगले ही पल हुतियान पागलों की तरह दहाड़ा और लान की ओर दौड़ा। जियोंग। सही कहूं तो वह वांग हाओ की तरफ बढ़ा, जो लान जियोंग के पीछे था। लेकिन वहां मौजूद जानवरों और लान जियोंग को यह नहीं पता था। उन सभी का मानना था कि शी किंग के हुतियान को मना करने की वजह से हुतियान ने प्यार को नफरत में बदल दिया था और शी किंग को मारने का इरादा कर लिया था। इसी समय लिटिल वाइट, जिसे मेनकी ने पकड़ा हुआ था, ने अपनी इनविजिबिलिटी एक्टिवेट की और मेनकी बाहों से नीचे कूद गया। छोटे लड़के, तुम क्या करने वाले हो? मेनकी ने लिटिल वाइट को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह छोटी चीज किसी भी तरह नहीं मिली। दिमागी।
लान जियोंग गुस्से में था। उसके हाथ के एक झटके से एक तूफान सीधे हु तियान को बहा ले गया और वह बैंक्वेट हॉल में एक खंभे से जोर से टकरा गया। इस बीच इनविजिबल लिटिल वाइट पीछे की ओर उड़ने के मोमेंटम का फायदा उठाते हुए उछल पड़ा और अपने पिछले पैर उठाकर हु तियान को जोर से लात मारी। दिल। ओह! तुरंत हु तियान की आंखें बाहर निकल आईं, उसकी छाती में दर्द हो रहा था। फिर उसका सिर झुका और उसकी सांस गायब हो गई। ये सब एक झटके में हुआ। जब तक वहां मौजूद जानवरों ने कुछ किया, हु तियान की सांस पहले ही बंद हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? लान जियोंग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने बस हल्का सा धक्का दिया था। हु तियान ऐसे ही क्यों मर गया? उसी समय लान जियोंग को भी लगा कि मामला गंभीर हो गया है। टाइगर किंग का बेटा सिर्फ हु तियान था। अब सैकड़ों जोड़ी आंखों ने उसे हु तियान को मारते हुए देखा था। अगर टाइगर किंग को गुस्सा न आता तो अजीब होता। मेन की यह सीन हैरान होकर देखती रही। उसे पक्का यकीन था कि लिटिल वाइट ने अभी अभी हु तियान को मारा है। लेकिन क्योंकि वह छोटी सी चीज़ बहुत छोटी थी, इसलिए पहले तो किसी भी जानवर ने कुछ नोटिस नहीं किया। मेन की चौंक गई। उसे अचानक अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। बिना सोचे समझे वह जान गई कि यह लिटिल वाइट था जो अभी अभी गया था। इस समय वान हाओ ने चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वीडियो टाइगर ट्राइब को भेज दिया था। उसे यकीन था कि कुछ ही घंटों में टाइगर ट्राइब जरूर आकर जवाब मांगेगा। युवा मास्टर मर गया है, युवा मास्टर मर गया है। हु तियान के गार्ड कांपते हुए चिल्लाए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जब हु तियान की मौत की खबर वापस भेजी जाएगी तो टाइगर किंग बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें जरूर मार डालेगा। शेर राजा, टाइगर ट्राइब अब इसे बिल्कुल नहीं जाने देगा। मुझे लगता है कि पहले हमला करना बेहतर है, एक शेर आदमी ने लान जियोंग के कान में फुसफुसाया। लान जियोंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि यह मामला इतना आसान नहीं है। वह जानता था कि उसने कितनी ताकत लगाई है। हु तियान को तुरंत मारना नामुमकिन था। इसमें कोई ऐसा राज जरूर होगा जिसे बताया न जा सके। हॉल में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। ये राजा देखना चाहता है कि दो बड़े शाही कबीलों के बीच झगड़ा कौन करवा रहा है। लान जियोंग की नज़र बिजली की तरह इधर उधर घूमी। वह इतने लंबे समय से राजा था, अगर वह इस छोटी सी साजिश को नहीं देख सकता तो वह सच में बेवकूफ़ होगा। जब लान जियोंग की नज़र वान हाओ पर पड़ी तो उसे अंदर से पता चला कि यही वजह है, क्योंकि अभी अभी हु तियान ने उसे बताया था कि मिनोटॉर ट्राइब में एक नया राजा आया है और यह राजा बहुत घमंडी है। उसने न सिर्फ टाइगर लोगों को बेइज्जत किया था, बल्कि वह मिनोटॉर्स को आगे बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा था, इस उम्मीद में कि वह और टाइगर ट्राइब मिलकर मिनोटॉर ट्राइब को दबा देंगे। और वह बहुत आसानी से मान गया था। आखिरकार एक बार जब मिनोटॉर्स ऊपर उठ गए तो भविष्य में जब कोई बड़ा युद्ध छिड़ा तो उन्हें निडर सुसाइड स्क्वाड कहाँ से मिलेंगे। लेकिन अब हु तियान मर चुका था। अगर दो बड़े शाही कबीलों ने इसे ठीक से नहीं संभाला तो एक पल में ज़रूर एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। और अगर दो बड़े शाही कबीलों में युद्ध हुआ तो मिनोटॉर ट्राइब को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए उसे शक हुआ कि इस सब के पीछे मिनोटॉर्स का हाथ है। लेकिन लान जियोंग यह नहीं समझ पाया कि जब हु तियान मरा तो ऐसा लगा कि वान हाओ उसके पीछे पीछे चला गया है। वह उसकी नाक के नीचे से कोई चाल नहीं चल सकता था। लेकिन अगर मिनोटॉर नहीं होते तो और कौन दो बड़े शाही कबीलों के बीच लड़ाई शुरू करके उससे फ़ायदा उठाना चाहेगा। लान किंग की नज़र महसूस करते हुए वान हाओ ने अपने होंठ भींच लिए। अगर वह अपना दिमाग भी लगाता तो भी उसे समझ नहीं आता कि इतनी ताकतवर जिंदगी का क्या मतलब है जो धोखा देने जैसी लगे। इस समय पूरा बैंक्वेट हॉल गूंज उठा था। आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? लान किंग, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं? हाँ, सही, आपने गलती से खुद हु तियान को मार डाला और अब आप क्या कर रहे हैं? हम पर इल्ज़ाम लगाने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ सैकड़ों जोड़ी आंखों ने इसे देखा है। आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सिर्फ इसलिए कि आप, लान किंग, चालाक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं। यहाँ बीस्ट किंग स्टार के अलग अलग कबीलों के राजा हैं। आप लापरवाही से काम नहीं कर सकते। हम आज जा रहे हैं, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। हालांकि बीस्ट किंग स्टार के दो बड़े रॉयल कबीले हैं, लेकिन सब कुछ तुम्हारे रॉयल कबीले तय नहीं करते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि हॉल में हालात बेकाबू हो रहे थे, लान जियोंग ने हाथ हिलाया। हजारों लान कबीले के सैनिकों ने तेजी से बैंक्वेट हॉल को घेर लिया। मुझे उम्मीद है कि सब लोग कोऑपरेट करेंगे। इस राजा के जांच करने के बाद मैं ज़रूर सबसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर तुम कोऑपरेट नहीं करते हो तो इस राजा को बदतमीजी के लिए दोष मत दो। लान जियोंग ने ठंडे स्वर में कहा। वान हाओ ने कंधे उचका दिए। चूंकि लान किंग पूरी तरह से जांच करने का प्लान बना रहा है तो जांच करो। वैसे भी एक सीधा इंसान टेढ़ी परछाई से नहीं डरता। चलो पहले खाना खाते हैं। इसके साथ ही वह दिल खोलकर खाने लगा और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह फंस गया है।
मेंग की शर्मा गई और चुपके से वांग हाओ की तरफ देखा। उसे वांग हाओ का माइंडसेट सच में कमाल का लगा। भले ही यह सारी शरारत उसी ने की थी, फिर भी वह इतना शांत कैसे रह सकता था। वह सच में उसका आदमी बनने के लायक था। वह सच में कोई ऐसा इंसान था जो बड़े कामों के लिए बना था।